हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी जो एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होना है उसको टारगेट करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए जो क्लासेस हैं वो भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दी जा रही हैं। और आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल साइंस की। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये आपका क्वेश्चन बैंक है, एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज का क्वेश्चन बैंक है। और आज के इस क्लास में पूरे क्वेश्चन बैंक का हम रिवीजन करेंगे, यानी कि पूरे क्वेश्चन बैंक को पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे एक बार नजर डालेंगे उन पे। इससे क्या रहेगा कि जो क्वेश्चंस आपने तैयार कर रखे हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे और जो नए क्वेश्चंस रहेंगे वो आप एक बार देख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान शिक्षण की, जिसको पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस कहते हैं, जिसको पदार्थ विज्ञान भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और पहले तो इसमें क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है पिछले साल का। तो क्वेश्चन पेपर हालांकि मैंने अलग से करा दिया है, लेकिन फिर भी 10 मिनट लगेंगे, इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर को अलग से भी हमने क्वेश्चन करवा दिया है। क्वेश्चन पेपर देखिए, भाषा के संदर्भ में विज्ञान पाठ्यपुस्तक में किस शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए? तो इसमें वैज्ञानिक भाषा का यूज होना चाहिए। वात्या भट्टी के अध्यापन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री आपकी प्रतिमान है। पाठ्यक्रम जो है वो हमेशा आपका लचीला होना चाहिए। एमएस ऑफिस में आपका वर्ड भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये सभी आपके एमएस में आते हैं। पीपीटी का तात्पर्य होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वाद विवाद परिचर्चा तार्किक क्षमता का प्रयोग किस विधि में प्रयुक्त होता है? ये आपका बुद्धि मंथन में प्रयोग होता है। समन्वयन किस पक्ष का भाग है? ये आपका मनोवैज्ञानिक पक्ष का भाग है। शिक्षण कौशलों में कौन सा कौशल सम्मिलित नहीं है? तो शिक्षण कौशलों में व्यवहार पहचान जो है ये शामिल नहीं है। बाकी आपका रीइंफोर्समेंट हो गया, आप ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे करते हैं, ये सभी चीजें आपकी टीचिंग स्किल्स में इंक्लूड होती हैं। ब्लूम ने उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कौन इनपुट युक्ति नहीं है? तो जो प्रिंटर है वो इनपुट युक्ति नहीं है। विद्यार्थी अपवर्तन परावर्तन में अंतर कर सकेंगे। ये किस प्रकार के उद्देश्य का उदाहरण है? ये आपका जो है अवबोध प्रकार का एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये अवबोध प्रकार का उद्देश्य आपका हो जाएगा। रेडियो जो है वो आपका सुनने के काम आता है, इसलिए श्रव्य साधन है। मिलान प्रश्न किस प्रकार के परीक्षण के प्रकार हैं? मिलान यानी कि हम लोग नहीं ए को बी से मिलाओ, बी को सी से मिलाओ, सी को 2 से मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, ये जो मिलान वाले क्वेश्चंस हम लोग करते थे इसमें बड़ा मजा आता था। ये आपके वस्तुनिष्ठ होते हैं। योगात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन जो है ये कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। समूह शिक्षण में पदानुक्रमिक समूहों का निर्माण निम्न के सहयोग से होता है। शिक्षक क्लर्क और सहयोगी के सहयोग से होता है। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सबसे अधिक उच्च घटक या जो कौशल है वो आपका विश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा। किसने कहा? शिक्षण कला में पाठ्यपुस्तक का उचित उपयोग विशेष महत्व रखता है, ऐसा रेमॉन्ट टी कहते हैं। निम्न में से क्या अनुभव केंद्रित शंकु में सबसे कम प्रभावशाली है? वो उसमें केवल शब्द जो है ये बहुत कम इफेक्टिव है। निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर है। अंतिम व्यवहार आपका क्या कहलाएगा? सत्र के अंत में, पूरे जो है सत्र के अंत में विद्यार्थी का व्यवहार या अनुक्रिया अंतिम व्यवहार कहलाता है। कौन सी शिक्षक केंद्रित विधि है? व्याख्यान विधि जो है ये शिक्षक केंद्रित होती है, इसमें टीचर सेंटर में होता है। वह विधि जिसमें विद्यार्थी विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके जैविक भौतिक वातावरण का ज्ञान एवं समझ एकत्रित करते हैं उसे शैक्षिक भ्रमण कहते हैं। ब्लूप्रिंट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये आपका उपलब्धि परीक्षण का प्रारूप जो होता है उसके लिए ब्लूप्रिंट शब्द का प्रयोग होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके पाठ योजना को आगे बढ़ाने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं, जो रिवीजन क्वेश्चंस होते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, या जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो जब कंप्लीट हो जाता है तो हम बच्चों से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं, ये जांचने के लिए कि बच्चा जो हमने पढ़ाया वो बच्चे ने कितना सीखा, जो हमने समझाया क्या वो बच्चे के समझ में आया कि नहीं आया, कि हम बिना समझाए ही आगे बढ़ रहे हैं, पाठ्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए आप पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक 35 से 40 मिनट की कक्षा के लिए योजना तैयार करता है, उसे पाठ्य योजना कहते हैं। मापन किसी तथ्य का डैश विवरण, जबकि मूल्यांकन किसी तथ्य का डैश विवरण है।
जो मापन है ये किसी भी तथ्य का मात्रात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन गुणात्मक होता है। ठीक है, मापन का मतलब होता है हम माप रहे हैं उस चीज को। ओके, मापन का मतलब है कोई चीज कितने किलो की है, कोई चीज कितने ग्राम में है। ठीक है, और मूल्यांकन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक टेबल है, एक मेज है, तो आप ये देख रहे हैं कि इस मेज की लंबाई क्या है, इस मेज की चौड़ाई क्या है, इस मेज की ऊंचाई क्या है, ये आप कर रहे हैं उसका मापन। ठीक है, और मूल्यांकन का मतलब ये हो गया कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि वो मेज जो है हमारे किस काम आएगी, हम उसको किस किस काम में ले सकते हैं, है ना। उसको हम डाइनिंग टेबल के यूज़ में ले सकते हैं टेबल को, या पढ़ाई के लिए रख सकते हैं, या जब 4 मेहमान आएंगे तो वहाँ पे हम उस पे जो है नाश्ता उनको करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, और किस चीज़ की बनी हुई है, कितनी वैल्यूबल चीज़ इसमें लगी है, ऊपर कांच है कि नहीं है। ये जो आप उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं, ये आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। समूह सदस्यों की भूमिका परिवर्तन, विद्यार्थियों का पुनर्समूहीकरण, समय सारणी, योजना का सामान्य समय, ये पद किस विधि में प्रयुक्त होते हैं? ये आपके समूह शिक्षण विधि में प्रयुक्त होते हैं। अन्वेषण तकनीकी जो विद्यार्थियों को भूतपूर्व अध्ययन और अनुभवों का प्रत्याशरण करा सके के आधार पर पूछे गए प्रश्न आपके खोजपूर्ण प्रश्न होंगे। निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार के अंतर्गत होते हैं? ये आपके लिखित प्रकार के अंतर्गत आते हैं। निदानात्मक परीक्षण में निम्न में से कौन सी विधि सम्मिलित है? तो इसमें आपका शैक्षिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, ये सभी परीक्षण इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में वर्गीकरण है, तो इसमें आपका प्रत्याशरण एवं पहचान आ जाएगा। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन मापन और मूल्य निर्णय का समन्वय होता है। सबसे सरल मापनीय स्तर जो कि वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत की जाती है, उसे शाब्दिक मापनी कहते हैं। उसे शाब्दिक मापनी कहते हैं। एक शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता में क्या नहीं समाहित है? नेताओं के साथ अच्छे संबंध, ये जरूरी नहीं है, ये समाहित नहीं है, उसमें सम्मिलित नहीं है, इंक्लूड नहीं है। हर्बर्ट उपागम में पाठ योजना में औपचारिक पद सम्मिलित होते हैं, 5 पद औपचारिक उसमें सम्मिलित होते हैं। इकाई योजना आधारित है किस पर? गेस्टाल्ट सिद्धांत पर। निम्न में से क्या त्रिविमीय शिक्षण सामग्री है? प्रतिमान। अनुभव शंकु किसने प्रतिपादित किया? अनुभव शंकु आपके एडगर डेल ने दिया है। पावर पॉइंट का प्रयोग करके शिक्षण किसका उदाहरण बन जाता है? प्रक्षेपित सामग्री का उदाहरण। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पाठ्यक्रम का लैटिन भाषा में अर्थ होता है रेस का मैदान, दौड़ का मैदान। आईसीटी का मतलब होता है सूचना संचार तकनीकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पृष्ठपोषण से अगला पद जो होता है वो आपका पुनः पाठ योजना होता है। ठीक है, जैसे पहले हम लोग सबसे पहले योजना बनाते हैं, है ना, फिर उसका कहते हैं कि योजना बना करके, तो पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण की अवधि क्या होती है? 5 से 10 मिनट। क्या होती है? 5 से 10 मिनट। अच्छा, इसको समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले इसमें क्या होता है? सबसे पहले जैसे इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहला जो पद है वो योजना बनाते हैं। योजना बना करके मान लीजिए पाठ योजना, मान ली क्या लीजिए, मतलब पाठ योजना बनाते हैं, पहले योजना बनाते हैं, फिर जब योजना बन जाती है तब हम शिक्षण करते हैं। ठीक है, फिर हम प्रतिपुष्टि करते हैं। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक लेते हैं कि हमारी क्या गलतियां रही, क्या हमने अच्छाई की, कहने का मतलब है जो हमने पढ़ाया उसमें क्या कमियां रह गई, ये हमें फीडबैक में मिलता है। फिर दोबारा से फिर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के आगे फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारा दोबारा से हम पाठ योजना बनाते हैं, जिसे हम पुनः पाठ योजना कहते हैं। फिर दोबारा से पाठ योजना बनती है, जो कमियां रह गई थी अब उनको हम यहाँ पे दूर करेंगे। फिर पाठ योजना जब बनाकर तैयार करेंगे, फिर हम पुनः शिक्षण करेंगे यानी फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर पुनः फीडबैक मिलेगा हमको, पुनः प्रतिपुष्टि मिलेगी, उससे ये पता चलेगा कि अब की बार हमारी गलतियां कम हुई कि और बढ़ गई। ये होता है इसका सीक्वेंस पूरा। ठीक है, यानी कि ये 6 पद होते हैं। योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि होगी, फिर जब गलतियां निकलेंगी फिर से पाठ योजना बनेगी, फिर शिक्षण होगा, फिर फीडबैक मिलेगा। तो इसमें क्या हो गया, अंतर्गत पृष्ठपोषण से अगला पद यानी फीडबैक मिला, फीडबैक में आपकी गलतियां आई, गलतियां के बाद अब आप फिर सुधार करेंगे, फिर से पाठ योजना बनाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं है? संगठन जो है वो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं है। कैमेनोफोर बनाने की विधि का प्रयोग करके दिखाना किस विधि का उदाहरण है? ये आपका प्रदर्शन विधि है। कौन सा गुण विशिष्ट उद्देश्य का नहीं है? तो दीर्घकालिक गुण जो है वो विशिष्ट उद्देश्य का नहीं है। पदार्थ विज्ञान में सम्मिलित है। पदार्थ विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, या फिर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान,
तो इसमें जो है पदार्थ विज्ञान में आपका भौतिक और रासायनिक विज्ञान आता है, भौतिक और रासायनिक विज्ञान पदार्थ विज्ञान में आता है। बहुविकल्पीय, सत्य असत्य, सादृश्यता वर्गीकरण, मिलान, ये सब प्रश्न किस प्रकार के परीक्षण हैं? ये सभी प्रत्याभिज्ञान के परीक्षण हैं। आंख की रचना में दृष्टिदोष एक विषय में अध्ययन की जाती है। दृष्टिदोष को दूर करने हेतु लेंस का प्रयोग किया जाता है जो दूसरे विषय से है। लेंस में प्रयुक्त रसायन तीसरे विषय से जोड़ता है। यह कथन 3 विषयों में सहसंबंध प्रदर्शित करता है। किसमें किसमें? सबसे पहले इसमें भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तीनों चीजों को ये शामिल कर रहा है। ये स्टेटमेंट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को इंक्लूड कर रहा है। CI का मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा विश्वसनीयता से तात्पर्य संगति होना है? किसने कहा? फ्रीमैन ने। किसने कहा पाठ्यक्रम छात्रों को उस समय तक संपूर्ण जीवन है जिस समय तक विद्यालय उसे अच्छा या बुरा मानने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है? ऐसा किलपैट्रिक कहते हैं। विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृहकार्य दिया जाना चाहिए? विद्यार्थियों को वस्तुनिष्ठ प्रकार का गृहकार्य दिया जाना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय टीचर को कितने डिग्री का कोण बनाना चाहिए? 45 डिग्री का। किसने परिभाषित किया है कि मापन के लिए निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है? ऐसा MS स्टीवेंस कहते हैं। मापन का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो मापन का काम आलोचना नहीं है, मापन का काम आलोचना नहीं है। CBCS का पूरा नाम होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। फॉन्ट साइज किससे संबंधित है? फॉन्ट साइज शब्दों के आकार से, यानी कि शब्द को कितने बड़े रखना है, कितने छोटे रखना है। सतत एवं वृहत मूल्यांकन किस बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई? यह आपका CBSE के द्वारा प्रारंभ किया गया। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन एक निश्चित स्केल पर किया जाता है, वह आपका ग्रेडिंग कहलाता है। क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान आपका लघु अवधि अनुसंधान है। व्याख्यान विधि डैश में मुख्य उपयोगी है। किसमें? व्याख्यान विधि जो होती है उसमें बड़ी बड़ी क्लासेस में जो है व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड ठीक रहता है। छोटे बच्चों को लेक्चर मेथड के माध्यम से पढ़ाएंगे, उनके ऊपर से निकल जाएगा। निगमन विधि डैश से डैश की ओर अग्रसर होती है। निगमन विधि जो है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है। डैश ने क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत वर्गीकरण प्रतिपादित किया। किसने? क्रॉथहॉल ने क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत वर्गीकरण प्रतिपादित किया। गूगल प्रायः प्रयुक्त होने वाली युक्ति है। गूगल जो है एक सर्च इंजन के रूप में प्रयोग की जाने वाली युक्ति है। वैधता किसी परीक्षण की डैश होती है। वैधता किसी परीक्षण की उद्देश्य पूर्णता होती है। वैधता किसी परीक्षण की उद्देश्य पूर्णता होती है। विद्यार्थियों को डैश के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। विद्यार्थियों को नैदानिक परीक्षण के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। विश्वसनीयता नमूने का आकार प्लस वस्तुनिष्ठता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान जो है वह आपका कक्षा शिक्षक और विषय शिक्षक के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है परिचर्चा विधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसको इतना फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये पहले क्वेश्चन हम करा चुके हैं। परिचर्चा विधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपका केवल विद्यार्थी ही सक्रिय रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। खोज विधि प्रतिपादित की थी। खोज विधि जो है वो आपके किसने? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने। खोज विधि किसने दी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। याद दिलाने की क्रिया दिशा परिवर्तित करना और विकेंद्रीकरण भाग है खोज पूर्ण प्रश्न कौशल का। मौखिक हाव भाव, शारीरिक मुद्रा संचालन से संबंधित जो कौशल होता है वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। व्याख्यान विधि जो है वो शिक्षक केंद्रित होती है। ऐसा स्थान जहां विद्यार्थी को स्थान, उपकरण, रसायन उपलब्ध होते हैं, विद्यार्थी प्रयोग करके सीखते हैं, वो स्थान आपका प्रयोगशाला होता है। वो स्थान आपका प्रयोगशाला होता है। मौलिक शोध का क्षेत्र होता है व्यापक। निर्देशित ट्यूटोरियल शिक्षण निम्न प्रकार का है, नैदानिक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास के दौरान विद्यार्थियों की जो संख्या है वो आपकी 5 से 10 होती है। आकाश अनुपात नीला समानुपात घास अनुपात क्वेश्चन मार्क। यह प्रश्न डैश किस प्रकार का है? यह क्वेश्चन सादृश्यता के प्रकार का है। विद्यार्थियों के रिकॉर्ड निम्न की सहायता से सुरक्षित किए जा सकते हैं। किसकी सहायता से? MS एक्सेल की सहायता से। MS एक्सेल की सहायता से। पाठ्यपुस्तक का मुख्य पृष्ठ होना चाहिए मजबूत और आकर्षक होना चाहिए। जो भी किताब हो उसका पहला जो पेज होता है कवर वो मजबूत होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। परियोजना विधि है। परियोजना विधि क्रिया पर आधारित होती है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने का जो कौशल है उसे पाठ्य प्रस्तावना कौशल कहते हैं, जिसमें हम क्लास में एंट्री लेते ही जब चैप्टर पढ़ाना शुरू करते हैं उससे पहले बच्चों से पूछते हैं किसी निश्चित अवधि में अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वह उत्पाद प्रदा कहलाता है। वह उत्पाद प्रदा कहलाता है। पाठ्यक्रम में कौन से पक्ष समाहित हैं? पाठ्यक्रम में आपके जो है सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही प्रकार के पक्ष समाहित हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वनिर्मित उपकरण विद्यार्थियों में डैश विकसित होते हैं, वैज्ञानिक अभिवृत्ति और दृष्टिकोण। सिरोत्तर, प्रक्षेपक,
निम्न में से किसके प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त होता है? यह आपका स्थिर चित्र एवं स्लाइड्स यानी कि ट्रांसपेरेंसी प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त होता है। पाठ्यक्रम योजना, शिक्षण सामग्री, अधिगम अनुदेशन व्यवस्था, मूल्यांकन वर्ष भर के लिए योजनाबद्ध किए जाएं तो वह होगा क्या? वार्षिक योजना। वह क्या होगा? वार्षिक योजना होगा। वह विधि जिसमें विद्यार्थी मूर्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करते हैं उसे आगमन विधि कहते हैं। ज्ञानवाणी क्या है? ज्ञानवाणी जो है वो रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारण है। जनसंचार माध्यम डैश प्रकार की सामग्री है? यह आपका दृश्य श्रव्य प्रकार की सामग्री है। दृश्य श्रव्य सब प्रकार की सामग्री है। सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास किस समूह पर किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास आपका साथी समूह पर किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में मुख्यतः जो अंतर होता है वो उद्देश्य का होता है। लेखन कौशल निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा विकसित होते हैं। राइटिंग स्किल जो डेवलपमेंट है वो जब निबंधात्मक रूप से प्रश्नों को बच्चे लिखते हैं तो उससे डेवलप होता है। नैदानिक परीक्षण में प्रश्नों का चुनाव डैश से किया जाता है। किससे? प्रकरण की विशेष विषय वस्तु से। टॉपिक की जो विशेष विषय वस्तु होती है। अदा, प्रदा और प्रक्रिया ये तीन पद किस उपागम में सम्मिलित किए जाते हैं? ये आपके एनसीईआरटी उपागम में सम्मिलित किए जाते हैं। विज्ञान पाठ्यपुस्तकों में चित्रों का होना नामकरण होना चाहिए। नामकरण होना चाहिए, उपयुक्त रंगों का भी प्रयोग होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। ये हमारा क्वेश्चन पेपर था पिछले साल जुलाई 2022 का। अब हम बात करेंगे जो हमारा एक क्वेश्चन बैंक है गोल्ड सीरीज का, इसके सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से मिलता है आपको, निम्न में से कौन सा भौतिक विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र है? तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ये भी भौतिक विज्ञान के प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र हैं। ताप, आणविक ऊर्जा उत्पादन हो गया या लेजर अभियांत्रिकी हो, ये सभी भौतिक विज्ञान के प्रमुख प्राथमिक युक्त क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसमें आपका मुद्रित सामग्री, संदेश प्रणाली और टेलीफोन, इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्देश्य के प्रकार, उद्देश्य आपके शैक्षिक भी होते हैं, शिक्षण भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है बीएस ब्लूम ने। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को विश्लेषित किया है किसने? क्रथवाल और मसीहा ने। उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं? उद्देश्यों के आपके 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 3। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है? जो बोध है यह आपका ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है। प्रकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? यह आपके अवयवी सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण प्रविधि का कार्यान्वयन किया जाता है शिक्षण क्रियाओं से। शिक्षण प्रविधि का कार्यान्वयन शिक्षण क्रियाओं से किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। यथार्थ ज्ञान प्रदान किया जाता है शैक्षिक पर्यटन से। यथार्थ यानी कि सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान शैक्षिक पर्यटन से, जब हम बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, भ्रमण के लिए लेकर के जाते हैं टूर पे, तो वहाँ चीज़ों को सामने दिखाते हैं। जब बच्चा सामने देखता है तो वो सत्य ज्ञान होता है। संरचनाओं के विकास में प्रयुक्त करते हैं हम वस्तुओं, आकृतियों, प्रतिमानों, इन सभी को संरचनाओं के विकास में प्रयुक्त करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य घटक होते हैं पाठ्यवस्तु, संप्रेषण, सहायक प्रणाली, ये सभी शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य घटक होते हैं। स्पीयरमैन, ब्राउन, प्रोफेसी ने संपूर्ण की परीक्षण को विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया 2R1/1R1। नकल संज्ञेय अपराध है, किसने घोषित किया? तो उत्तर डी, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है। बीएस ब्लूम ने व्यवहार परिवर्तन के वर्ग बताए हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सभी जो है व्यवहार परिवर्तन के वर्ग हैं। बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया है 6 भागों में। कितने में? 6 भागों में। रॉबर्ट मेगर ने शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए किसके टैक्सोनॉमी को आधार बनाया? बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी को आधार बनाया। शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने का श्रेय रॉबर्ट मेगर को दिया जाता है। RCEM सिस्टम का तात्पर्य होता है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। RCEM सिस्टम में ज्ञानात्मक उद्देश्य को विभाजित किया गया है 3 भागों में। RCEM सिस्टम का अंतिम पद आपका सृजनात्मकता है। क्रियात्मक या मनोशारीरिक लक्ष्यों को 6 पदों में किसने विभाजित किया? क्रथवाल और मसीहा ने। क्रियात्मक या मनोशारीरिक लक्ष्यों को 6 पदों में विभाजित करने वाले सिम्पसन हैं। कौन है? सिम्पसन है।
चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज रॉबर्ट मेगर ने किस वर्ग के लक्ष्यों को लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं का विकास किया? किसने? ज्ञानात्मक एवं भावात्मक। कठिनाई स्तर DL ज्ञात करने का जो सूत्र है वह हमारा RH/RL/2N 100। विभेदन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र आपका RH/RL/N 100 है। माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना, भौतिकी के सामाजिक उपयोग को समझना, वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना। उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। सामान्य उद्देश्य नहीं है। ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना सामान्य उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है तो इसमें आपका व्यापक और असीमित होता है। उद्देश्य का लक्ष्य और क्षेत्र जो है व्यापक और असीमित होता है। प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है। प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है। उद्देश्य शब्द हमारा जो है वो उत प्लस दिस यह से मिलकर के बना हुआ है। उद्देश्य या लक्ष्य की जो अवधि है वो दीर्घकालीन होती है। किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है? उद्देश्य या लक्ष्य का मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है। अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। किन बिंदुओं को? विषय वस्तु का चुनाव होना चाहिए, विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव, कक्षा कक्ष की शिक्षण नीति का सही निर्धारण करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन। लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है? यह आपका लक्षित शब्द से बना हुआ है। निम्न में से विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, कौन सा? धातु गर्म होने पर फैल जाती है, ये विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, बाकी इसमें विशिष्ट उद्देश्य हैं। उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है, कौन? मनोविज्ञान। प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है? शिक्षक की। उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता एवं महत्व है, क्यों? क्योंकि ये परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक होता है। इनकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन भी संभव है। सिर्फ विदर्श सामग्री के चयन में सहायता प्रदान की जाती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? प्राप्य उद्देश्य का जो स्रोत है वो मनोविज्ञान होता है। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? तो व्यवस्था के बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, कौन सा? छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 44 की तरफ। कक्षा 8 को भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है। छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे, यह आपका अनुप्रयोग नहीं है। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ब्लूम के द्वारा। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। नियंत्रण, बाकी आपका ज्ञान, बोध, विश्लेषण, ये सभी ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, कौन? उद्दीपन आपका भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह आपका सिम्पसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? सिम्पसन के द्वारा। क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, कार्य करना जो है ये क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह आपका ब्लूम, मशिया, कर्तवाल, इन सभी के द्वारा भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। विश्लेषण और संश्लेषण किससे संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से। किससे संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से। निम्न में शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, ये आपका शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। अनुदेशात्मक उद्देश्य का गुण कौन सा नहीं है? अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति असंभव है, ये आपका अनुदेशात्मक उद्देश्य का गुण नहीं है। RCEM उपागम की विशेषता है। उपागम द्वारा पाठ नियोजन अत्यंत सरल होता है। उपागम में प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। उपागम में मानसिक योग्यताओं पर विशेष बल दिया जाता है। ये RCEM उपागम की विशेषताएं हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है? 120। RCM का पूरा नाम क्या है? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ऑप्शन बी दिया है जो कि गलत है। ज्ञान के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के कितने स्तर होते हैं? 4। विश्लेषण का स्तर इसमें से कौन सा नहीं है? विश्लेषण का स्तर इसमें से आपका जो है कि विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करना, ये विश्लेषण का स्तर नहीं है। तत्वों के आपसी संबंधों का विश्लेषण करना, तत्वों का विश्लेषण संप्रेषण करना, तत्वों का व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण करना, ये सभी आपके विश्लेषण के स्तर हैं। अवबोधन के अंतर्गत
किस प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है? पठन पाठन को। आदत निर्माण का किससे संबंध है? क्रियात्मक पक्ष से। ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? 1963 में। क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? 1954 में। भावात्मक पक्ष का ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा द्वारा कब वर्गीकृत किया गया? 1954 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अनुवाद, व्याख्या और बाह्य वेषण को किसमें सम्मिलित किया जाता है? मूल्य निर्धारण में। किसमें? मूल्य निर्धारण में। व्यावसायिक मानकों को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो आपका प्रोत्साहन, व्यावसायिक शिक्षा एंड वेतनमान, ये सभी हैं। मूल्यांकन का एक प्रकार है, क्या हो जाएगा? स्थापना तथा निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, संकल्पनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन, ये सभी मूल्यांकन के प्रकार हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। मूल्यांकन द्वारा किसमें आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार किया जाता है? तो शिक्षण में, परीक्षा एवं परीक्षण में, पाठ्यक्रम में, इन सभी में मूल्यांकन द्वारा जो है परिवर्तन और सुधार किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 68 नंबर क्वेश्चन। मूल्यांकन में निहित महत्व है। मूल्यांकन में निहित महत्व जो है वह बालक में निहित योग्यताओं के संबंध में जानकारी है, उद्देश्य प्राप्ति की सीमा के संबंध में भी जानकारी मिलती है और छात्रों की उपलब्धि के संबंध में भी जानकारी मिलती है कि स्टूडेंट ने कितना अचीवमेंट हासिल किया है। यही सब जो है मूल्यांकन की महत्वता को दर्शाता है। ठीक है, इसी में मूल्यांकन का महत्व है। और शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र, जिसको CCE भी कहते हैं, मूल्यांकन पर प्रभावी जो जोर दिया गया वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया। शैक्षिक मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं वो 3 होते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य हमारे 3 होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से शायद यूनिट आपकी सेकंड है। शिक्षण प्रविधियों के मुख्य प्रकार आपकी प्रदर्शन विधि, कथन प्रविधि एंड कार्य प्रविधि, ये शिक्षण विधियों के मुख्य प्रकार होते हैं। प्रश्नों का मुख्य जो प्रकार है वह आपका विकासात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, ये सभी प्रश्नों के मुख्य प्रकार होते हैं। शिक्षण प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। विषय वस्तु के तत्वों के प्रस्तुतिकरण के लिए भी शिक्षण प्रविधियों का उपयोग होता है। अपेक्षित अधिगम परिस्थितियों का सृजन करने के लिए भी आपका शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग होता है। एंड छात्रों को बहुइंद्रिय अनुभव प्रदान करने के लिए भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? तो इसमें आपका शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, ये सभी प्रकार का विकास होता है। शिक्षा प्रक्रिया का जो प्रमुख अंग है वो उसमें आपका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये सभी आता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है छात्रों को स्वशासन का अनुभव प्रदान करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, अवकाश का सदुपयोग, ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की समयावधि सामान्यतः आपकी 10 मिनट होती है, 5 से 10 मिनट। पाठ्य योजना का मुख्य पक्ष अदा, प्रदा और प्रक्रिया होता है। पृष्ठपोषण का मुख्य काम होता है शोपक्रम, गति उत्पन्न करना, नियंत्रण करना। ऑप्शन डी। पृष्ठपोषण फीडबैक की जो अवधारणा है वह आपकी व्यवहार में परिवर्तन करना, मनुष्य मशीन के समान और कौशल में स्वामित्व होना, यह आपके पृष्ठपोषण की अवधारणा होती है। ऑप्शन डी इसमें भी आपका राइट है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है लघु कक्षा, लघु शिक्षण कालांश और लघु पाठ्यवस्तु, ये सभी सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ इससे लिया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि किसमें सहायक हैं? ये सभी आपकी भाषा और साहित्य को समझने में सहायक हैं। अनुदेशन का तात्पर्य होता है सूचनाएं प्रदान करना। अनुदेशन का तात्पर्य होता है सूचनाएं प्रदान करना। अनुदेशात्मक प्रारूप को क्या कहते हैं? प्रशिक्षण तकनीकी, प्रणाली विश्लेषण और पृष्ठपोषण सिद्धांत, ये किसके नाम है? अनुदेशात्मक प्रारूप के हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो कृषि कार्य है ये आपकी पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है? तो इससे सौंदर्यानुभूति की क्षमताओं का विकास होता है, सहयोग की भावना का विकास भी होता है और छात्रों के ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष का भी विकास होता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। योजना विधि के जो प्रवर्तक हैं वो आपके किलपैट्रिक हैं। सुकरात को शिक्षण विधि, सुकरात की जो शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक सुकरात माने जाते हैं। शिक्षण विधियों में महत्व दिया जाता है। तो शिक्षण विधियों में उद्देश्य को या पाठ्यवस्तु को या दोनों को, इनमें से कोई भी नहीं, किसको महत्व दिया जाता है? जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनमें जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसके बेस पे उसके उद्देश्य आधारित होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के जो मुख्य प्रकार हैं वो आपका श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री, ये सभी शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार होते हैं।
दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का जो उपयोग है वो आपका शिक्षण को इंटरेस्टेड बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में, शिक्षण कौशलों का विकास करने में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं शुद्ध उच्चारण में, दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है आपका शुद्ध लेखन में। किसमें? शुद्ध लेखन में। यूरिस्को शब्द का अर्थ होता है मुझे खोजना है। अन्वेषण विधि वो विधि है जिसमें हम छात्र को अन्वेषक की स्थिति में रखते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? यह आपका प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग से संबंधित है। हार्डवेयर उपकरणों का उपयोग किया जाता है पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में, संप्रेषण की प्रक्रिया में और प्रस्तुतिकरण को रुचिकर बनाने में हार्डवेयर उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एंड अमुद्रित जो माध्यम है वह आपका दूरदर्शन और रेडियो दोनों ही अमुद्रित माध्यम के अंतर्गत आएंगे। कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है हार्डवेयर का ज्ञान और सॉफ्टवेयर का ज्ञान। विचारों का पृथक्करण एवं सामान्यीकरण नींव नहीं है बल्कि अंतिम उपज है। कथन किससे संबंधित है? प्रोफेसर यंग से। कौन सी विधि छात्रों को रटने की आदत प्रदान करती है? निगमन विधि छात्रों को रटने की आदत प्रदान करती है। शैक्षिक कंप्यूटर का अर्थ होता है, क्या होता है? परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग करना। अनुवेशन प्रस्तुतिकरण में, शिक्षण कंप्यूटर का उपयोग करने में शैक्षिक कंप्यूटर के यही सब अर्थ होते हैं। शैक्षिक कंप्यूटर का जो उपयोग है वो आपका ईमेल, ई-कॉम, इंटरनेट इन सभी में होता है। शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वो शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली और सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ से। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 से 10 तक। कितनी होनी चाहिए? 5 से 10 छात्र होने चाहिए। एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई? 6 मिनट। शैक्षिक कंप्यूटर का काम होता है सूचनाओं को संचित करना, अंकन करना, प्रदत्तों का विश्लेषण करना, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। शैक्षिक कंप्यूटर से लाभ होता है शैक्षिक निर्देशन को, शोध कार्यों को और औपचारिक शिक्षण में भी शैक्षिक कंप्यूटर का जो है लाभ होता है। शिक्षा में माध्यमों का उपयोग किया जाता है। शिक्षा में आपका छात्र की एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग होता है। शिक्षण को उद्देश्य केंद्रित बनाना है ना, और शिक्षण में कला एवं विज्ञान का समन्वय करना, इस सभी में शिक्षा में जो माध्यम होते हैं उनका उपयोग होता है। ऑप्शन डी आपका इसमें भी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सतत चर और असतत चर प्रकार होते हैं किसके? मात्रात्मक चर के। सतत चर का जो उदाहरण है वो आपका व्यक्ति की लंबाई, छात्रों की संख्या या व्यक्ति का भार। तो व्यक्ति की लंबाई और भार ये दोनों आपके सतत चर के उदाहरण हैं। असतत चर का उदाहरण क्या होता है? असतत चर का उदाहरण है क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, किसी विद्यालय के अध्यापकों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, ये सभी असतत चर के उदाहरण हैं। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों को किन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है? तो प्रश्नोत्तर, कथन, श्यामपट्ट प्रयोग, इन सभी कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है। ऑप्शन इसमें जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों में एक समय में कितने शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है? एक ही शिक्षण कौशल का, एक ही जो है टीचिंग स्किल को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। आत्मनिष्ठ विधि जो मानी जाती है वो आपकी साक्षात्कार, अवलोकन, व्यक्ति अध्ययन विधि सभी आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती हैं। व्यक्ति अध्ययन किसी व्यक्ति का उसके उत्तम समायोजन के लिए किया गया विस्तृत अध्ययन है। यह परिभाषा आपकी ट्रैक्सलर की है। प्रक्षेपण विधि है, प्रक्षेपण विधि आपकी जैसे टीएटी है, सीएटी है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये सभी आपके प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आते हैं। पद विश्लेषण के अंतर्गत आता है। क्या आता है इसमें? पदों का कठिनाई स्तर है, पदों की विभेदन क्षमता है, ये सभी आपका पद विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। किसी भी परीक्षण के मानकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो आपका पद विश्लेषण होता है। निम्न कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ये कथन है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। यह आपका एलन से संबंधित है। एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 36 मिनट। कितनी निर्धारित की गई है? 36 मिनट की है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो ये आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया? 1963 में किया गया। पदार्थ विज्ञान शिक्षण में किस नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसमें सूक्ष्म शिक्षण का एंड अनुकरणीय शिक्षण का, मस्तिष्क उद्दीलन का, इन सभी का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता टोली शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो यह एक लचीली विधि है, ये तो टोली शिक्षण से संबंधित है। इस विधि में शिक्षक अपने कार्यों का स्वयं निर्धारण करते हैं। इसका उद्देश्य अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना नहीं है।
छात्रों एवं शिक्षकों में परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है। तो इसमें जो है कौन सी विशेषता टोली शिक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी, इसका उद्देश्य अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना नहीं है। ये जो विशेषता है आपकी, ये टोली शिक्षण से संबंधित नहीं है। कौन टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो ये एक जटिल विधि है, ये आपका टोली शिक्षण से संबंधित नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? एलन के द्वारा किया गया था। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूत्र की। वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंची है उसका श्रेय विज्ञान को जाता है। बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने में जो सहायक है वो आपका फ्लैनेल बोर्ड हो जाएगा। क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? ये आपकी 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। कितनी? 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद होंगे इसमें आपका विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, पुनः मूल्यांकन करना, सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, ये सभी आपका सूक्ष्म शिक्षण के पद होंगे। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। निम्न कथन किससे संबंधित है? कथन क्या है? शिक्षण कौशल विद्यार्थियों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों का समूह है। ऐसा स्टेटमेंट आपका डॉक्टर बी.के. पासी ने दिया है। क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? तो अलग अलग दृष्टिकोण में जी हाँ, सूक्ष्म शिक्षण जो है आपका वो वास्तविक शिक्षण है। हाँ ऑप्शन होगा इसका। ऑप्शन जो है वो आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया है कि अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों ही हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के इसका आंसर जो है वो हाँ ज़्यादा राइट है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जो जनक हैं वो आपके D.W. एलन और कीथ एचिसन माने जाते हैं। ब्रिटिश शिक्षाविद किस शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो ये अभिक्रमित सीखना जो शब्द है इसका प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकता है? तो वो एक समय में अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन देने में इसका प्रयोग कर सकता है। स्व अनुदेशन में प्रतिपुष्टि में इसका उपयोग कर सकता है। समस्या समाधान में। उपयुक्त सभी में जो है विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग इफेक्टिव टीचिंग में कर सकता है। विज्ञान के अध्यापक के लिए कंप्यूटर के निम्न में से किस व्यावहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं है? अधिगम गतिविधियों पर उचित नियंत्रण न रख पाने में जो है व्यावहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं है अध्यापक के लिए, विज्ञान के अध्यापक के लिए। RCEM सिस्टम में सृजनात्मक को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया? 3। RCEM सिस्टम में सृजनात्मक को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है? 3। पोर्टफोलियो जो है वह बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है। पोर्टफोलियो बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है। कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो संग्रहण करने की कमी नहीं है। संग्रहण क्षमता की कमी उसके अंदर बिल्कुल नहीं होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी स्वचालन है, शुद्धता है, सार्वभौमिकता, ये सभी उसकी विशेषताएं हैं। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ए का। कंप्यूटर शिक्षण में किसकी भूमिका बड़े ही प्रभावशाली ढंग से निभाई जाती है? तो इसमें एक अच्छे प्रश्नकर्ता की, परीक्षक की, पूछताछ अधिकारी, इन सभी की भूमिका जो है बड़े ही प्रभावशाली ढंग से निभाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विज्ञान शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है? ट्यूटोरियल शिक्षण में, क्रियात्मक शिक्षण में एंड अभ्यास कार्य में। इन सभी में विज्ञान शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। वर्तमान में प्रचलित अभिक्रमित अनुदेशन हैं, कौन हो जाएगा? रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन है, कंप्यूटर सह अभिक्रमित अनुदेशन, शास्त्रीय अथवा अवरोही श्रृंखला अनुदेशन, ये सभी आपके वर्तमान में प्रचलित अभिक्रम अनुदेशन है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन। शिक्षण सहायक सामग्री शैक्षिक कुशलता को प्रभावित करती है। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है प्रेरणा का काम करती है, प्रयोग करते हुए सीखने पर बल देती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है अनावश्यक प्रयोग करने पर और आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने पर। और नेक्स्ट वन पॉइंट इज अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ है लक्ष्य का अनुगामी होना, उसके पीछे पीछे चलना, ये अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ है, इसलिए ऑप्शन सी द राइट वन। कथन किससे संबंधित है? कथन है कि क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार और विकास लाना है, ऐसा मैकग्रैथ कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन आपका कार्टर वी गुड से संबंधित है, कार्टर वी गुड से संबंधित है। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं। निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान भी होता है, संभागीय क्रियात्मक अनुसंधान, अनुभविक क्रियात्मक अनुसंधान, ये सभी आपके क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ क्या हैं? क्रियात्मक अनुसंधान का लाभ होता है समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है, लचीले सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया है, घटना स्थल पर ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द के समकक्ष होता है? रिसर्च। एक्शन शब्द किस भाषा से मिलकर के बना है? ये आपका एक्ट और ऑन से मिलकर के एक्शन बना है। देखिए ACT एक्ट और ऑन, इससे मिलकर के बना है एक्शन। आई बढ़ा तो बीच में एक्शन हो गया, ठीक है। और अगला स्टेटमेंट है कि क्रिया अनुसंधान वह अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। ऐसा रिसर्च इन एजुकेशन से संबंधित है ये स्टेटमेंट। विधि शिक्षक का भी शिक्षक है। विधि यानी कोई भी तरीका, कोई मेथड, ठीक है, शिक्षक का भी शिक्षक है। यह कथन किससे संबंधित है? टेलीरेंट से। समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? यह आपका स्किनर से संबंधित है। निम्न में से कौन विज्ञान शिक्षण की विधि है? तो इसमें आपका व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, ये सभी विधियां जो हैं वो शिक्षण विधियां हैं। समस्या समाधान के चरण हैं, इसमें आपका समस्या का चयन, तथ्यों का एकत्रीकरण, तथ्यों का विश्लेषण, ये सभी समस्या समाधान के चरण हैं। शिक्षण की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलन विधि आपकी भाषण या व्याख्यान विधि हो जाएगी। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की मल्टीमीडिया सेवाएं हैं जो शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायक हैं? तो वो आपका ग्राफिक्स, पेंट, प्रोग्राम एंड माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है? विद्यार्थियों को आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करने में हेल्प करता है, समस्या समाधान प्रक्रिया में उचित अनुदेशन देने में, अधिगम के नवीन रास्ते खोलने में जो है कंप्यूटर टीचिंग लर्निंग में हेल्प करता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है प्रदर्शन विधि का आधार क्या है? प्रदर्शन विधि का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है। इस विधि का आधार मनोवैज्ञानिक है, यह प्रदर्शन विधि का गुण है। तुलनात्मक दृष्टि से कम खर्चीली है, यह भी प्रदर्शन विधि का गुण है। छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास होता है, यह भी प्रदर्शन विधि का गुण है। लेकिन यह अध्यापक पर निर्भर नहीं करती है, यह प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रयोजना विधि का चरण कौन सा नहीं है? प्रयोजना विधि का चरण आपका भाषण देना नहीं है, ठीक है। बाकी योजना बनाना, मूल्यांकन, परिस्थिति प्रदान करना, ये सारे प्रोजेक्ट मेथड के स्टेज हैं। प्रयोजना विधि किस पर आधारित होती है? प्रयोजना विधि आपकी यथार्थता के सिद्धांत पर आधारित होती है, अनुभव के सिद्धांत पर आधारित होती है, सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द ह्यूरेस्को से हुई है। निम्न में से किस विधि का उपयोग भौतिक विज्ञान के शिक्षण में मुख्य रूप से होता है? निगमन विधि का। वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र श्रोता मात्र ही होता है? व्याख्यान विधि। किस वैज्ञानिक के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ? वह है आपके फैराडे। कौन? वो है आपके फैराडे। निम्न कथन किस वैज्ञानिक से संबंधित है? हमारे ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं, ऐसा वुडबर्न कहते हैं। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ है प्रकृति। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं प्रशिक्षण प्रविधि, पृष्ठपोषण प्रविधि, इन सभी में सूक्ष्म शिक्षण को हम प्रयुक्त करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था क्या है? ज्ञान प्राप्ति, कौशल का अधिग्रहण, अंतरण, ये सभी सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्थाएं हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं शिक्षण कौशल में। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है लघु कक्षा। शिक्षण कालांश लघु होता है। पाठ्य वस्तु छोटी होती है, पाठ्य योजना छोटी होती है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है शिक्षण कौशलों का विकास करना। क्या होता है? शिक्षण कौशलों का विकास करना। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है प्रशिक्षण संरचनाओं में। आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, निगमन विधि में विशिष्टता से सामान्य की ओर चलते हैं। कौन सी विधि छात्र केंद्रित नहीं है? व्याख्यान विधि छात्र केंद्रित नहीं है, ये आपकी शिक्षक केंद्रित है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? तो उसमें आपका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भावात्मक विकास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। शिक्षा प्रक्रिया को प्रमुख अंग माना है किसमें? पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये सभी शिक्षा प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? छात्रों का स्वशासन का अनुभव प्रदान करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, अवकाश का सदुपयोग होना, ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रमुख उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो पर्यटन है ये पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। एंड शैक्षिक पर्यटनों से
छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है? शैक्षिक पर्यटनों से बच्चों के अंदर सौंदर्यानुभूति की क्षमताओं का विकास होता है, सहयोग की भावना डेवलप होती है, छात्रों के ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष का विकास होता है। इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार हैं। मौलिक अनुसंधान भी होता है, क्रियात्मक अनुसंधान भी होता है, ये सभी शैक्षिक अनुसंधान के ही प्रकार हैं। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं? विद्यालय की कार्यप्रणाली में विकास और सुधार लाना, विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाना, विद्यार्थियों के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना, ये सभी क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं? तो बाल व्यवहार से संबंधित समस्या हो, शिक्षण से संबंधित हो, परीक्षा से संबंधित, ये सभी क्या हैं? क्रियात्मक पक्ष से संबंधित समस्याएं हैं। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की जो परिभाषा है वो एलन और ईव ने दी है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि है वो आपकी 36 मिनट है। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम आपका होता है, पहले योजना बनाना, फिर उसको टीचिंग करना, फिर फीडबैक लेना। ठीक है। पहले आपने पाठ्य योजना तैयार की, फिर आपने बच्चों को पढ़ाया, है ना। और सूक्ष्म शिक्षण में आपके अपने ही सहयोगी होते हैं, सहपाठकर्मी होते हैं, फिर वो आपको फीडबैक देते हैं, है ना। जो गलतियां होती हैं फिर आप उसमें सुधार करते हैं, फिर से पाठ्य योजना बनाते हैं, फिर से पढ़ाते हैं, फिर आपको फीडबैक मिलता है। तो ये इसका सही क्रम है, इसको ध्यान रखिएगा। अभिक्रमित अधिगम का महत्व नहीं है किसमें? विषय वस्तु को छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। प्राथमिक भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वाधिक प्रभावी है? चित्र और नमूने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा वर्णमाला पढ़ाने के लिए चित्र या नमूनों का प्रयोग करना ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है। और ये जो है आपका भाषा सीखने में समृद्ध वातावरण का भी निर्माण करता है, शिक्षण में कुशलता भी आती है। इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस पर आधारित नहीं करता कि इससे अधिगम परिपक्व होता है। बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने में सहायक है फ्लैनेट बोल्ड। पाठचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वादवाद आदि किसमें सहायक हैं? ये आपकी भाषा और साहित्य को समझने में सहायक होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री की मुख्य जो प्रकार है इसका वो आपका श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये सभी जो हैं इसके प्रकार हैं। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग आपका शिक्षण को रोचक बनाने में होता है। एक से अधिक इंद्रियों का बालक प्रयोग करता है। जब सामने देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लिख भी रहा है, तो वहाँ पे हम एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षण कौशलों का विकास करना, उपरोक्त सभी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं शुद्ध उच्चारण में। दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है शुद्ध लेखन में। किसमें होता है? शुद्ध लेखन में। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? एलन ने। व्याख्यान विधि के गुण हैं। व्याख्यान विधि जैसे समय की बचत है, सुविधाजनक, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी, ये व्याख्यान विधि के गुण हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। व्याख्यान प्रदर्शन विधि की विशेषताएं क्या हैं? इस विधि में विद्यार्थी विशेष रुचि लेते हैं। ये विधि सस्ती है, ये विधि मनोविज्ञान पर आधारित है। ये व्याख्यान प्रदर्शन विधि की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वो भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। कथन किससे संबंधित है? बेलार्ड से। सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं प्रशिक्षण प्रविधि को और पृष्ठपोषण प्रविधि में, दोनों में ही सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था क्या है? ज्ञान प्राप्ति, कौशल का अधिग्रहण और अंतरण, ये सभी आपका सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्थाएं हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं किसमें? शिक्षण कौशल में। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है प्रशिक्षण संस्थाओं में। सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? कीथ एचिसन ने। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण किस व्यक्ति ने किया था? एलन ने। किसने? एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण का मूल सिद्धांत क्या है? एक समय में एक कार्य का सिद्धांत, पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, निदान और उपचार का सिद्धांत, ये सभी जो हैं सूक्ष्म शिक्षण के मूल सिद्धांत हैं। RCEM सिस्टम में ज्ञान को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया? 2। ठीक है, 2 मानसिक योग्यताओं को। RCEM सिस्टम में बोध को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया? 7। कितनी? 7 मानसिक योग्यताओं में। शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो शिक्षक कौशलता को प्रभावित करती है, प्रेरणा का काम करती है, प्रयोग करते हुए सीखने पर बल देती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 148
श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्क आधार इस पर आधारित नहीं करता कि इससे अधिगम परिपक्व होता है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का ज्ञान होता है जो क्रमबद्ध होता है, वैज्ञानिक का ज्ञान संगठित होता है, सुव्यवस्थित होता है। कथन है, एक स्टेटमेंट दिया है कि विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परखनली और कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है, ऐसा राधा कृष्णन कहते हैं। अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आपका शिक्षण का संगठन और शिक्षा का मार्गदर्शन दोनों ही आते हैं। उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आपका शिक्षण का नियंत्रण आता है। प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद आपका परिस्थिति का निर्माण होता है। प्रोजेक्ट पद्धति में विशेषता होती है मनोवैज्ञानिक। प्रोजेक्ट पद्धति जो है वो अब मनोवैज्ञानिक विधि है, उसमें बालक स्वयं करके सीखता है और प्राप्त ज्ञान जो है वो स्थायी होता है। जे.एस. ब्रूनर ने जो है वो इसमें से तो कोई भी नहीं है जिसको उसने डेवलप किया हो। प्रोजेक्ट विधि का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? प्रोजेक्ट विधि का सामाजिक विकास, स्वतंत्रता, स्वदेशिता, ये सभी प्रोजेक्ट विधि के ही सिद्धांत हैं। कक्षा में दिया गया गृह कार्य जो है वो आपका चुनौतीपूर्ण होना चाहिए और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अनुदेशन प्रारूप तकनीक में प्रयुक्त शब्द साइबरनेटिक्स ग्रीक भाषा के काइबरनेटिक्स से बना है, जिसका मतलब होता है, क्या होता है? प्रशासक और पायलट। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि किसने प्रतिपादित की है? मेगर ने। किसने? मेगर ने। कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है? तो कोमल शिल्प उपागम जो है आपका दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, इसमें से किसी से नहीं। विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों को करके सीखने पर बल देती है? वो आपकी प्रयोगशाला विधि है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइंसिया से। विज्ञान यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन से। बहु इंद्रिय अनुदेशन का विचार किसने प्रतिपादित किया था? एडगर डेल ने। किसने? एडगर डेल ने। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। अनुदेशन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है। भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, इन सभी प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति अनुदेशन द्वारा होती है। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं। और प्रोजेक्ट वो सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए, ये परिभाषा प्रोफेसर किलपैट्रिक की है। प्रोजेक्ट एक समय मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है, यह परिभाषा आपकी प्रोफेसर स्टीवेंसन की है। किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। डिफरेंट आपको बताते चलें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड आपके सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको PDF फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की, लेने की मार्केट से आवश्यकता नहीं रहती है। जो नोट्स होते हैं हमारे, वही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं एंड पूरा पेपर आपको वहीं से मिलता है। नंबर हमारा नोट कर लीजिए 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फिजिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हम आपको फिजिकल साइंस के नोट्स दिखा देते हैं। जैसे ये आपके फिजिकल साइंस के शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स या इनको हम वन लीनियर भी कह सकते हैं। जैसे गैलीलियो को आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। सन 1987 में आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपल मैथोडिया को प्रकाशित किया था। और जो है कि इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, जहाँ से भी आपका ऐसे पॉइंट्स, ऐसे टॉपिक्स जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, बिग बैंग सिद्धांत है, पेंसिलिन है, एक्सरे है। ठीक है, यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को इसमें कवर किया जाता है। तो इस तरीके का कंटेंट है, आप देख पा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो नंबर दिया गया है आपको, वहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर आपको इसमें मिल जाएगा लास्ट में आकर के, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पाठ्य योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है। मतलब पाठ्य योजना आपको बनानी है तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करेंगे। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि अगर हम पाठ्य योजना बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम उसको बना क्यों रहे हैं, है ना। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो उद्देश्य इज द मेन थिंग। पाठ्य योजना में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? शिक्षार्थी का होता है। पाठ्य योजना के प्रकार आपके 5 प्रकार की पाठ्य योजना आपकी होती है। और मुद्रित माध्यम का दोष क्या है? मुद्रित माध्यम का दोष होता है शिक्षा, छात्र, अंतःक्रिया का अभाव, पृष्ठपोषण का अभाव, निदान उपचार का अभाव। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन सभी सही है। यहाँ पे माध्यमों के मुख्य रूप हैं। माध्यम आपका मुद्रित माध्यम भी हो सकता है,
अमुद्रित माध्यम, तो इसमें तो फिलहाल कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। मापन एक अंग है आपका, मूल्यांकन का ही एक अंग है मापन भी। मात्रात्मक मापन का आधार होता है इकाई अंक। मात्रात्मक मापन का आधार क्या होता है? इकाई अंक। स्टीवेंसन ने मापन के कितने स्तर बताए हैं? तो इन्होंने मापन के 4 स्तर बताए हैं। सबसे कम परिमार्जित स्तर का जो मापन है वो आपका शाब्दिक या नामित स्तर होता है। लिंग के आधार पर छात्रों को लड़के एवं लड़कियों में विभाजित करना किस स्तर का मापन होता है? ये आपका शाब्दिक या नामित स्तर होता है। छात्रों को उनकी बुद्धि के मात्रा के आधार पर उच्च बुद्धि, मध्यम बुद्धि और निम्न बुद्धि कहना किस स्तर का मापन है? यह आपका क्रमित स्तर हो जाएगा। कौन सा स्तर हो जाएगा? क्रमित स्तर हो जाएगा। भौतिक गुणों का मापन के किस स्तर से संबंधित होता है? यह आपका अनुपातिक स्तर से संबंधित होता है। निरपेक्ष मापन वो मापन है जिसमें स्थिति संभव है। परम शून्य की स्थिति संभव है, ऋणात्मक स्थिति संभव है, धनात्मक स्थिति संभव है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन। इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? H.C. मॉरिसन ने किया था। इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास H.C. मॉरिसन ने किया था। इकाई प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपके गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। इकाई योजना का विकास H.C. मॉरिसन ने किया, परंतु इकाई शब्द को लाने का श्रेय किसको जाता है? ये हर्बर्ट महोदय को जाता है। इकाई शब्द को लाने का श्रेय हर्बर्ट महोदय को जाता है। हर्बर्ट ने पाठ्य योजना का निर्माण कितने चरणों में किया है? तो इन्होंने 5 चरणों में किया है। इकाई योजना की विशेषता निम्न में नहीं है। कौन सी? इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है। सामान्यकृत मापन वो मापन है जिसमें प्राप्तांक होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र और परम शून्य की संभावना भी होती है। ऑप्शन जो आपका सी है वो राइट हो जाएगा। मापन के जिस उपकरण या विधि में व्यक्ति या छात्र को बाहरी चयन करना होता है उसे इंसेटिव मापन की संज्ञा किस शिक्षाविद ने दी? ये आपकी कैटल ने दी है। शिक्षा के क्षेत्र में मापन के पदों की संख्या जो है वो आपकी 4 होती है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ आपका मूल्य का अंकन है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ यानी कि मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन किसी वस्तु अथवा क्रिया के महत्व को कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर चिन्ह विशेषों में प्रकट करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा ब्रैडफील्ड की है। किसकी है? ब्रैडफील्ड की परिभाषा है ये। RCEM उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया? ये आपके डॉक्टर दबे के अनुसार विकसित किया गया। RCEM उपागम में ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने वर्गों को लिया गया है? तो इसमें 4 वर्गों को लिया गया है। हर्बर्ट की पाठ्योजना का चरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आपका विश्लेषण नहीं है। कौन सी पाठ्योजना की विशेषता नहीं है? तो पाठ्योजना उद्देश्य पर आधारित नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई अगर आप किसी भी काम को लेकर काम को शुरू कर रहे हैं या काम आपका कंटिन्यू है तो उसको क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, क्यों नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए आपका इसमें जो है वो विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है, ऐसा कैंप बेल कहते हैं। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व के समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी, यह कथन रॉस का है। वे पाठ्य योजनाएं जिन्हें शिक्षक कक्षा में शिक्षण से पूर्व लिखित रूप में तैयार करता है वे लिखित पाठ्य योजनाएं कहलाती हैं। कैसी? वे आपकी लिखित पाठ्य योजनाएं कहलाती हैं। वार्षिक योजना का निर्माण करते समय किन कारकों को ध्यान रखा जाता है? तो इसमें सीखने की क्षमता का ध्यान रखा जाता है, सिखाने के ज्ञान का और उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों का भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन जो डी रहेगा वो आपका यहाँ पे राइट रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न कथन किससे संबंधित है? शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप से आलेख ही पाठ्य योजना है, ऐसा I.K. डेविस कहते हैं। निम्न में से कौन सी NCERT उपागम की सीमा नहीं है? लेखन क्रिया नहीं होती है, यह आपकी जो है NCERT की सीमा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है कहता है कि मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सामान्य परिवर्तन एवं शैक्षणिक कार्यक्रम के उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत केवल पाठ्य वस्तु की निष्पत्ति ही नहीं अपितु मनोवृत्ति, रुचि, आदर्श, चिंतन प्रणाली, कार्य स्वभाव, व्यक्तिगत एवं सामाजिक आयोजन भी निहित है। यह परिभाषा आपके D.W. राइटस्टोन ने दी है। D.W. राइटस्टोन ने दी है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं।
कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और शिक्षा के साथ लक्ष्य कहाँ तक पूर्ण किए गए हैं, यह परिभाषा एनसीईआरटी के माध्यम से दी गई है। मूल्यांकन प्रक्रिया के पद होते हैं कितने? 7 पद होते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 7 पद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज किसी निर्माणाधीन शिक्षा नीति, योजना, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना को अंतिम रूप देने से पूर्व किया गया मूल्यांकन क्या कहा जाता है? ये आपका संरचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। किसी पूर्व निर्मित एवं चालू शिक्षा नीति, योजना, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की जांच करने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। मापन या मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला पद जो है वो आपका मापीय गुणों अथवा उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण जो है वो मापन या मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला पद होता है। सांख्यिकीय त्रुटियां पाई जाती हैं, ये आपका वर्णनात्मक सांख्यिकीय त्रुटियां और निष्कर्षात्मक त्रुटियां जो हैं ये आपकी पाई जाती हैं। किसने जिल्लर के स्पष्टता विभाजन में एक और पद जोड़ दिया? विल्हेम रीन ने। विल्हेम रीन जिल्लर द्वारा किए गए स्पष्टता के विभाजन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? उसमें आपका उद्देश्य कथन जोड़ दिया गया। RCEM उपागम कब विकसित किया गया? ये आपका 1961 में विकसित किया गया। 1961 में। किसने पाठ योजना में स्कूल विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया? तो आपके प्रोफेसर HR श्रीवास्तव और JP सूरी थे। मानदंड संदर्भित परीक्षण की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है मानदंड परीक्षण में उद्देश्यों की प्राप्ति का उल्लेख किया जाता है। अनुदेशन और शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो पाई है। एंड मानदंड परीक्षण के अंकों से विद्यार्थी द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने की सफलता का पता चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है इससे पता चलता है कि छात्र ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, है ना। और क्वेश्चन डबल है क्या? नहीं, क्वेश्चन डबल नहीं है। मानक संदर्भित परीक्षण की विशेषता है कि इससे यह पता चलता है कि छात्र ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं और छात्रों ने पाठ्यवस्तु कहाँ तक सीख ली है। मानक परीक्षण के अंकों से विद्यार्थी द्वारा पाठ्यवस्तु को सीखने के बारे में पता चलता है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो राइट रहेगा। प्रश्नावली प्रश्नों का वह प्रतिबद्ध रूप है जिन्हें उस जनसंख्या के अंश को दिया जाता है जिससे सूचना प्राप्त करनी होती है। यह परिभाषा बार, डेविस और जॉनसन की है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। यह परिभाषा जॉन की है। किसकी है? जॉन की है। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, जो इंटर और व्यू से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है आंतरिक और अवलोकन। साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन। किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। ऐसी परिभाषा गुड और जो है गुड तथा हैट है। कौन? गुड तथा हैट। साक्षात्कार के मुख्य प्रकार होते हैं। साक्षात्कार के मुख्य प्रकार आपके 3 होते हैं। अवलोकन के 2 प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन होता है। अवलोकन के 2 प्रकार में आपका प्रत्यक्ष अवलोकन और अप्रत्यक्ष अवलोकन होता है। निर्धारण मापने के प्रकार आपके साक्षात्कार, अवलोकन, व्यक्ति अध्ययन विधि, ये सभी निर्धारण मापने के प्रकार हैं। प्रश्नावली को क्या कहा जाता है? प्रश्नावली को साक्षात्कार का लिखित रूप कहा जाता है। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के उपकरणों में जो विशेषताएं होती हैं उसमें आपका वैधता एवं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकता और मानक होते हैं। शैक्षिक परीक्षण का तात्पर्य होता है मानसिक एवं शैक्षिक योग्यताओं का मापन। मानसिक एवं शैक्षिक योग्यताओं का मापन। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उदाहरण है बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, ये सभी आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उदाहरण हैं। शैक्षिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, दोनों ही आपके शैक्षिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। परीक्षण की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण, इन सभी का परीक्षण की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 इज किसी समूह में किसी छात्र की किसी विषय में योग्यता की दृष्टि से सापेक्षिक स्थिति क्या है? इसका परीक्षण जो है वो आपका मानक संदर्भित परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। किसी समूह में किसी छात्र की किसी विषय में योग्यता की दृष्टि से वास्तविक स्थिति क्या है? इसका परीक्षण आपका किसके माध्यम से होता है? मानदंड या जो है निकट संदर्भित परीक्षण होता है। डिफरेंस दोनों में इतना है कि यहाँ पे सापेक्षिक स्थिति है और यहाँ पे वास्तविक स्थिति है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, बाकी पूरा सेम है। तो यहाँ पे आपका मानदंड या फिर निकट संदर्भित हो जाएगा और इसमें आपका जो है वो आपका मानक संदर्भित परीक्षण हो जाएगा। निकट या मानक संदर्भित परीक्षण को कहा जाता है
पाठ्य वस्तु संदर्भित परीक्षण भी इसको कहते हैं, योग्यता संदर्भित परीक्षण भी कहते हैं और लक्ष्य संदर्भित परीक्षण भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षण को कहा जाता है तो इसको प्राचीन प्रणाली परीक्षण, परंपरागत परीक्षण और व्यक्तिनिष्ठ परीक्षा भी कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षण के गुण क्या हैं? इसका गुण ये है कि ज्ञान, रुचि एवं अभिवृत्ति का मापन करना, है ना, अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि का मापन करना, विस्तृत अध्ययन एवं चिंतन को प्रोत्साहन देना, ये सभी इसके गुण होते हैं। दोष इसके क्या है? दोष ये है कि जो निबंधात्मक परीक्षण है ये परीक्षण कम वैध और विश्वसनीय होते हैं। ये परीक्षण छात्रों को रटने के लिए बाध्य करते हैं। ये परीक्षण चाना फैक्टर पर निर्भर करते हैं, तो इसलिए ये सभी इसकी लिमिटेशंस हैं, ये सभी इसके दोष हैं। निबंधात्मक परीक्षण में सुधार के लिए क्या सुझाव है? सुझाव ये है कि परीक्षणों की समयावधि और निर्देशों में सुधार किया जाए, प्रश्नों की रचना में सुधार किया जाए, प्रश्नों के हर खंड के लिए अंकों का निर्धारण किया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कौन से परीक्षण अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं? तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं वो आपके अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको जो है आपका 2 भागों में विभाजित किया गया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण को नवीन परीक्षण भी कहते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता ये है कि इसमें वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, विभेदकता, वस्तुनिष्ठता ये सब चीज़ें होती हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोष इसका यह है कि ज्ञान पक्ष का मापन होता है, अंदाज से उतर जाना और प्रश्नों का निर्माण कठिन होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्न में से पाठ्य योजना की विशेषताएं क्या हैं? पाठ्य योजना की विशेषताएं ये हैं कि पाठ्य योजना में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की क्रियाएं पहले से निर्धारित होनी चाहिए। पाठ्य योजना के उदाहरणों का संबंध दैनिक जीवन से होना चाहिए। पाठ्य योजना में बोध प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी। इकाई योजना का स्वरूप जो है वो आपका व्यापक होता है। इकाई योजना अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? ये आपके तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर और उद्दीपक अनुक्रिया के नियम पर आधारित होनी चाहिए। टी जिल्लर ने स्पष्टता के पद को कितने भागों में विभाजित किया? तो इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। किसी परीक्षण की वैधता उसकी वो सीमा है जिस सीमा तक वो वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, यह कथन फ्रॉनबैक का है। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ जो है परीक्षण होता है वो वैध होता है, विश्वसनीय होता है, क्रमबद्ध होता है, तो आत्मनिष्ठता जो है वो इसकी क्वालिटी नहीं है। वैधता ज्ञात करने की विधि ये है, एक तो सरल सह संबंध विधि जिसके माध्यम से वैधता ज्ञात कर सकते हैं, द्विपातिक सह संबंध विधि और चतुष्कोष्ठिक सह संबंध विधि, इनके माध्यम से वैधता ज्ञात की जा सकती है। परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपके मापन के उद्देश्य, प्रश्नों का प्रकार, परीक्षण की लंबाई एवं प्रश्नों की भाषा, ये सभी परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जब नवीन परिस्थिति या उद्देश्यों के संदर्भ में परीक्षण की वैधता का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो उसे वैधता कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा क्रॉस वैधता के में माना जाता है या उसमें कहा जाता है। परीक्षण की वैधता बढ़ाई जा सकती है। मापीय गुणों, उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों को निश्चित में स्पष्ट करके परीक्षण की वैधता बढ़ाई जा सकती है। प्रश्नों की भाषा सरल और एकार्थी करके परीक्षण की वैधता बढ़ाई जा सकती है। परीक्षण की लंबाई आवश्यकता अनुसार करके भी परीक्षण की वैधता बढ़ाई जा सकती है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता भिन्न अवसरों पर अथवा समतुल्य पदों के विभिन्न विन्यासों पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त अंकों की संगति बताती है। यह परिभाषा एनास्टेसी की है। परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि क्या है? परीक्षण, पुनर्परीक्षण विधि, अर्धविच्छेदन विधि और तर्क युक्त समानता विधि, ये सभी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, परीक्षण की लंबाई और विभेदन क्षमता पर जो उनका प्रभाव पड़ता है ना, और परीक्षण की संजातीयता है, परीक्षण की वस्तुनिष्ठता और योग्यता प्रसार है, ये सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ये वो कारक हैं जिनका परीक्षण की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ता है। एंड वह परीक्षण की लंबाई तथा विश्वसनीयता गुणांक के बीच संबंध का स्पीरमैन ब्राउन ने जो सूत्र दिया वो आपका R1 = NR/1N(N1R) है। मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है। ये परिभाषा रेमर्स गेस रूमेल की है। अच्छे मानकों की विशेषताएं होती हैं, नवीनता एवं सार्थकता होती है, तुलनीयता और प्रतिनिधित्वता, ये अच्छे मानकों की विशेषताएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। किसी छात्र के द्वारा परीक्षण के विभिन्न उप परीक्षणों पर अर्जित अंकों की सापेक्षिक मात्राओं को प्रदर्शन कहा जाता है।
प्रदर्शन कहा जाता है प्रोफाइल को। ठीक है, किसी परीक्षण के वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है, ये बात सत्य है आपकी। और किसी परीक्षण के विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक है, तो ये असत्य है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है इसमें, उपलब्धि परीक्षण आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है। परीक्षा कक्षा में दो परीक्षार्थियों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर का सही अंकन करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया। किस सूत्र का? SRWN1 का। अनुमान से उत्तर देने की गुंजाइश सबसे अधिक पाई जाती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। किसमें? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, आप यानी कि जो बहुविकल्पीय होते हैं। उपलब्धि परीक्षण को कुछ विद्वान कहते हैं निष्पत्ति और संप्राप्ति परीक्षण भी कहा जाता है उपलब्धि परीक्षण को। उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलों में निपुणता का मान करने के लिए बनाया जाता है। यह परिभाषा ईबेल की है। उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। यह परिभाषा गैरिसन एवं अन्य की है। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार आपके दो होते हैं। एक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मानकीकृत परीक्षण वह है जिसमें विषय वस्तु अनुभव से चुनी या जांची गई हो, जिसमें मानक स्थापित किए गए हों, जिसमें प्रशासन एवं अंकन की एक समान रीतियों का विकास किया गया हो एवं जिसका अंकन सापेक्षतया वस्तुनिष्ठ विधि से हो सके, ऐसा CV गुड कहते हैं। परीक्षण के मानकीकरण के लिए जानना आवश्यक है क्या? विश्वसनीयता एवं वैधता को जानना आवश्यक है, वस्तुनिष्ठता को जानना आवश्यक है, विभेदकारिता को जानना, मानक को जानना आवश्यक है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे भी आपका डी राइट हो जाएगा। परीक्षण के मानकीकरण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपके 6 पदों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षण के मानकीकरण का जो पहला पद है वो आपका परीक्षण योजना बनाना हो जाएगा। शिक्षण लक्ष्यों एवं प्रश्नों के आधार पर परीक्षण का अंक विभाजन कहा जाता है। इसमें परीक्षण की रूपरेखा और विशिष्टीकरण तालिका दोनों आते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी परीक्षण के लिए कुछ पदों का चयन किया जाता है, कुछ पदों को निरस्त किया जाता है और कुछ पदों में सुधार किया जाता है, उसे पद विश्लेषण कहते हैं। क्या? उसे पद विश्लेषण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण की विशेषता होती है मानकीकृत और अमानकीकृत। समय सीमा का निर्धारण नहीं होता, बालकों की योग्यता की जगह उनकी कमजोरियों का ज्ञान होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी में आपका राइट हो जाता है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है सीखने में आने वाली कठिनाइयों एवं बाधाओं का पता लगाना, विषयगत विशिष्टताओं एवं कमियों का पता लगाना, कठिनाइयों एवं बाधाओं के आधार पर शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन देना, ये सभी निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य होते हैं। निदानात्मक परीक्षण द्वारा इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो परीक्षण प्रयोग में लाया जाता है उसे उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। भौतिक विज्ञान के अध्यापक को अपने शिक्षण को अधिक स्पष्ट, स्थायी एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? इसमें आपको वास्तविक वस्तु का, चित्र का, मॉडल और स्लाइड का, इन सभी का जो है प्रयोग करना पड़ता है। निम्न में से कौन सा आसुरचित साधारण उपकरण का उदाहरण नहीं है? वो आपका गुरुत्व केंद्र। कौन है? गुरुत्व केंद्र। ठीक है, गुरुत्व केंद्र। आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता था? वो आपका चॉक और टॉक पर निर्भर रहता था, यानी कि चॉक के माध्यम से और बात करके। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाती है? पाठ योजना कहलाती है। प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो आपकी विषय वस्तु को पूर्ण ज्ञान, यानी कि विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? तो यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करती है। यह आपका इकाई योजना का लाभ नहीं है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार क्या हो जाएंगे? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य, ये सभी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं। श्रव्य दृश्य सामग्रियां हैं, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत आते हैं। कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है? तो इसमें रेडियो में दिखाई नहीं देता, इसलिए दृश्य नहीं है, श्रव्य है केवल। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? तो इसमें आपका जो एटलस है वो श्रव्य नहीं है, उसमें हम सिर्फ देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना पाठ योजना कहलाती है। किसने पाठ योजना का विचार दिया? जॉन हर्बर्ट ने। और उसके बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक प्रस्तावना कथन एक छात्र को एक नई अवधारणा को सीखने में कैसे मदद करता है? यह छात्र को कक्षा में सतर्क रहने में मदद करता है और यह जानने के लिए कि क्या सिखाया जा रहा है इसमें मदद करता है।
क्वेश्चन नंबर 121 कहता है निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है। तो इसमें आपका शुद्धता का होना, सार्थकता का गुण होना, मितव्ययी होना, ये सभी टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किससे संबंधित कथन है, किसने कहा है। श्रव्य दृश्य विधियां और वस्तुएं प्रभावपूर्ण सीखने प्रबल छात्र रुचि उत्साह विद्यालयों में सफलता के लिए अति आवश्यक आधार है। ये लाइन विटिसम सुलर से ली गई है, यानी कि उनकी लाइन है। पाठ्य योजना की आवश्यकता है प्रस्तुतिकरण का क्रम प्रदान करने में, पाठ्य वस्तु के तत्वों का, है ना, और शिक्षण क्रियाओं का स्वरूप निर्धारित करने में पाठ्य योजना की आवश्यकता है, इसलिए ऑप्शन डी में आपका राइट हो जाएगा। सरल कमानीदार तुला बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका 1 फुट लंबे लकड़ी के टुकड़े का, कीलों का, धागे का, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा उपकरण भौतिक विज्ञान शिक्षण में सहायक नहीं है। ग्लोब का यूज नहीं होता, ये आपका उसमें भूगोल में होता है। कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है, इस कारण शिक्षक छात्र संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर लगाया जाता है, इसके लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर OHD जिसको कहते OHP कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओवरहेड प्रोजेक्टर की संरचना का भाग नहीं है। बुलेटिन बोर्ड। ओवरहेड प्रोजेक्टर में कैबिनेट के हैलोजन लैंप से उत्पन्न ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक पंखे का। ओवरहेड प्रोजेक्टर के कैबिनेट के अंदर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होने पर बल्ब को स्वतः कौन बंद कर देता है, थर्मोस्टेट। कौन, थर्मोस्टेट। स्लाइड का प्रयोग करके चित्रों को किसमें दिखाया जाता है, जादू की लालटेन में, जादू की लालटेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथन किससे संबंधित है। स्टेटमेंट है कि हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम अपनी पुस्तकों में चित्रों को अधिक स्थान दें। उनके विचार से ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री में आंख और कान साथ साथ काम करते हैं, ऐसा कॉम्बिनेश कहते हैं। प्राचीन पाठ्य योजना जो है वो हर्बर्ट ने दी थी। मूल्यांकन पाठ्य योजना जो है वो ब्लूम ने दी थी। मूल्यांकन पाठ्य योजना के जो पद हैं वो आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। पाठ्य योजना का मुख्य जो पक्ष है वो आपका अदा, प्रदा और प्रक्रिया है। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना। किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब है, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वह समस्त शिक्षाक्रम का महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यह परिभाषा किससे संबंधित है, कोठारी आयोग से। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, सतत और विस्तृत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है, NCERT से। कौन सी प्रविधि मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो जो याद कराना है ये ऐसी प्रविधि है जो मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है, एक सतत एवं विस्तृत प्रक्रिया, ये मूल्यांकन की विशेषता है। परीक्षण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना करना एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। ये कथन जो है आपका वो क्रोनबैक से संबंधित है। परीक्षण का खांचा तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लूप्रिंट का। पाठ्य योजना की मुख्य क्रियाएं क्या हैं, प्रस्तुतिकरण, शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन, ये जो हैं पाठ्य योजना की मुख्य क्रियाएं हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाठ्य योजना के मुख्य तत्व अगर पूछ ले तो इसमें आपका पाठ्य वस्तु के तत्व, विधियां, प्रविधियां, सहायक सामग्री, ये सभी पाठ्य योजना के मुख्य तत्व हैं। पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं हर्बर्ट पाठ्य योजना को। पाठ्य योजना उद्देश्य केंद्रित होती है, परिषद पाठ्य योजना, ब्लूम पाठ्य योजना, दोनों में ही। पाठ्य योजना में प्रयुक्त करते हैं हम लोग शिक्षा के लक्ष्य, विशिष्ट लक्ष्य, शिक्षा के ध्येय, ये सभी हम पाठ्य योजना में प्रयोग करते हैं। प्राचीन पाठ्य योजना जो है वो आपके हर्बर्ट ने दी थी। कौन सा निबंधात्मक परीक्षण का गुण नहीं है, तो इसमें छात्रों द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है, यह निबंधात्मक परीक्षण का गुण नहीं है। मूल्यांकन एक नवीन धारणा है। मूल्यांकन जो है वो आपका मापन, मूल्य निर्धारण और ग्रेडिंग, ये सभी मूल्यांकन के ही अंतर्गत आते हैं। मापन के कितने स्तर या कितने मापनी होते हैं, मूल्यांकन के मापन के 4 स्तर होते हैं। पाठ्य योजना की मुख्य क्रिया प्रस्तुतिकरण, शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन होता है। पाठ्य योजना का मुख्य तत्व आपका पाठ्य वस्तु के तत्व, विधि एवं प्रविधियां, सहायक सामग्री, ये सभी पाठ्य योजना के मुख्य तत्व के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी में राइट हो जाएगा। पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं कौन, हर्बर्ट पाठ्य योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ्य योजना उद्देश्य केंद्रित होती है किसके, परिषद पाठ्य योजना और ब्लूम पाठ्य योजना। ठीक है, ये दोनों ही पाठ्य योजनाएं उद्देश्य केंद्रित होती हैं। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय जो स्केल है वो आपका अनुपात है। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का लिखित रूप में निर्माण किसने किया था, हैरासमैन ने। अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषता ये होती है कि उसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन 162 कहता है परीक्षण की रचना
किसने की थी? परीक्षण की रचना आपके गैल्टन और कैटल ने की थी। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का रूप नहीं है, कौन सा? नकल करना। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण है जो एक विषय विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करता है। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? एफ.एस. फ्रीमैन से। निम्न में से कौन सा संप्राप्ति परीक्षण का काम है? तो वो आपका सूचना स्रोत के रूप में है ना, और अधिगम हेतु प्रेरित एवं निर्देशित करना, शैक्षिक मार्गदर्शन करना, ये सभी आपके जो है क्या हो जाएगा? संप्राप्ति परीक्षण के काम हैं ये सब। पाठ्य योजना में प्रयुक्त करते हैं हम शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य और ध्येय, ये सभी पाठ्य योजना में प्रयुक्त करते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता ये होती है कि उसमें वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता होती है। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? 3। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता क्या है? निर्माण की दृष्टि से सुगम होता है, भावों का संगठन होता है, कम खर्चीला होता है। मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का जो चिंतन है वो आपका उद्देश्य केंद्रित होता है। कैसा? उद्देश्य केंद्रित होता है। जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्वमय कुछ परिमाण होता है। मापन की ये जो परिभाषा है वो थॉर्नडाइक ने दी है। मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है हेल्मस्टेडर के अनुसार। यदि कोई वस्तु किसी परिणाम में अस्तित्वमय है जो उसका मापन हो सकता है, तो ये परिभाषा आपके मैककॉल ने दी है। किसने दी है? मैककॉल ने दी है। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है CBCS क्या है? ये जो है कि ग्रेडिंग सिस्टम है। पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन में हंटर जॉर्ज के अंकपत्र में शिक्षक के शैक्षिक स्तर के लिए कितने अंक निर्धारित हैं? इसमें आपके 50 अंक निर्धारित हैं। पहले नंबर दिए जाते थे, अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या दिया जाएगा? अब क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे। निदानात्मक परीक्षण इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण क्या है? इसका हिंदी रूपांतरण होता है निदान करना। अगला स्टेटमेंट है कि निदानात्मक शिक्षण अधिगम के छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनके स्तरों की सावधानी से ऊंचा करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, ऐसा गुड और बॉकिस ने कहा है। ये उनसे रिलेट करता है स्टेटमेंट। निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का जो चयन किया जाता है वो प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से उसका चयन किया जाता है। ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य कितने हैं? 3 हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। भावात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। मूल्यांकन 2 शब्दों के योग से बना है, मूल्य और अंकन। मापन का काम क्या है? निदान, पूर्व कथन और साफल्य, ये जो है मापन के कार्य के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है? मूल्यांकन की प्रकृति आपकी गुणात्मक और परिमाणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 187 अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या है? बार बार वही क्वेश्चन, वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। ठीक है। चरों के मुख्य प्रकार हैं। चर में आपका सतत चर भी आता है, असतत चर भी आता है। ये भी क्वेश्चन डबल हो गया। प्रशिक्षण और रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति किस सन में होती है? ये आपके 1945 में हुई थी। एंड नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य आपका बिछड़े बालकों की पहचान करना, पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित बनाना और अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, ये आपके नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है? औपचारिक शिक्षण जो है ये उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार नहीं है। निदानात्मक परीक्षण के निर्माण के लिए उचित प्रश्नों का चयन किन बातों पर केंद्रित होता है? तो ये आपका उप इकाई या अवधारणा विशेष की विषय वस्तु की प्रकृति पर जो है कि केंद्रित होता है। आवश्यक प्रारंभिक व्यवहार यानी कि पूर्व ज्ञान, कौशल आदि पर केंद्रित होता है। एंड विद्यार्थी का अपेक्षित व्यवहार, अर्जित ज्ञान, कौशल, अनुप्रयोग आदि पर निर्भर होता है। इसलिए ऑप्शन डी में आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है अध्यापक को अपनी अध्यापन विधि में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता है जिससे बालक अपनी योग्यता अनुसार अधिकतम अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। ये अध्यापन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आपकी निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा SS स्टीवेंस की है। मापन का समय होता है, मापन का समय निश्चित होता है, मापन का समय आपका निश्चित होता है। मूल्यांकन किस पर आधारित है? मूल्यांकन आपका उद्देश्य पर आधारित है। मूल्यांकन है, मूल्यांकन साध्य है, मूल्यांकन साध्य है। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? मूल्यांकन के आपके 3 सोपान हैं। मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं? ये आपके 5 हैं। मापन जो है वो आपका साधन है। मूल्यांकन जो है वो आपका त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और पिछड़े बालकों के अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए?
तो कक्षा में आगे बैठने के लिए कहना चाहिए एंड सोचने एवं हल करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। उत्तरों को छात्र स्वयं सोच सके, तो इस तरीके से पिछड़े बालकों के अध्ययन को हम प्रभावी बना सकते हैं। शिक्षक को शैक्षिक निदान के लिए निदानात्मक परीक्षण बनाना होता है और निदान के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण करना होता है। जो कुछ भी पढ़ा दिया जाता है उसकी संपूर्ण उपलब्धि की जांच के लिए उपलब्धि परीक्षण लिए जाते हैं। क्या? अचीवमेंट टेस्ट लिए जाते हैं। डायग्नोसिस का शाब्दिक अर्थ होता है मूल कारण और रोग निर्णय। उपलब्धि परीक्षणों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? जो कुछ एक निश्चित अवधि में पढ़ा दिया जाता है उसकी उपलब्धि के स्तर का पता लगाना। नीचे परिभाषा किससे संबंधित है? उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी सामान्य योग्यता के कारण नहीं, को अंशतः या पूर्णतः दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशिष्ट लक्षण है, ऐसा शिक्षा शब्दकोश में कहा गया है। पाठ्यक्रम शब्द जो है वो आपका किस भाषा का है? वो आपका लैटिन भाषा का है। पाठ्यक्रम की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्यूरेरे से हुई है। क्यूरेरे वर्ड होगा यहाँ पे, क्यूरे होगा, क्यूरेटर नहीं होगा। क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। और पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं। पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है, ऐसा मुनरो ने कहा है। पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान व अनुभवों का सार है, ये आपके फ्रोबेल ने कहा है। किसने? फ्रोबेल ने कहा है। निम्न में कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित नहीं है? सूझबूझ का सिद्धांत। विज्ञान शिक्षा को माध्यमिक विद्यालय में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का प्रथम प्रयास 1953 में किया गया। फ्रांसिस जे ब्राउन की जो पुस्तक है वो आपकी शैक्षिक समाज विज्ञान है। पाठचर्या के मुख्य रूप में आपका विषय केंद्रित पाठचर्या हो गई, बाल केंद्रित पाठचर्या हो गई, मिश्रित पाठचर्या, ये सभी पाठचर्या के मुख्य रूप हैं। निम्न में कौन सा पाठचर्या का उद्देश्य नहीं है? छात्रों में राजतंत्र का विकास करना पाठचर्या का उद्देश्य नहीं है। वो कौन सी पाठचर्या है जिसमें बालक को कुछ विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं तो कुछ विषयों का अलग अलग विषयों में चुनाव करना पड़ता है? वो आपकी कोर पाठचर्या होती है। कौन सी पाठचर्या होती है? कोर पाठचर्या, जिसको मूल भी कहते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किस पाठचर्या का निर्माण किया जाता है? तो इसमें आपका विषक्रिया केंद्रित पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। कौन सी पाठचर्या करके सीखने पर बल देती है? वो है आपकी क्रिया केंद्रित। पाठचर्या का उद्देश्य है बालक को लोकतंत्र के लिए तैयार करना, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बालक को तैयार करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कैरिकुलम प्रोसेस नामक की जो पुस्तक हैं बी के व्हीलर हैं। निम्न में से शिक्षक की सामान्य योग्यता नहीं है, तो जो नेतृत्व क्षमता है वो आपकी उसकी प्रयोग करने की क्षमता जो है वो सामान्य योग्यता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, निम्न में शिक्षक की विशिष्ट योग्यता नहीं है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। निम्न में विज्ञान शिक्षक की सामान्य योग्यताएं क्या हैं? नेतृत्व क्षमता, निष्पक्ष दृष्टिकोण और स्पष्टवादिता जो है ये विज्ञान शिक्षक की सामान्य योग्यताएं हैं। विज्ञान शिक्षक की विशिष्ट योग्यताएं क्या हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना, प्रयोगशाला संचालन का ज्ञान होना, ये विज्ञान शिक्षक की विशिष्ट योग्यताएं हैं। एंड विज्ञान शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए? विज्ञान शिक्षक की भाषा जो है छात्र के स्तर के अनुरूप हो, क्रमबद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। शिक्षक के क्षेत्र में व्यापक उत्तरदायित्व तो जो है वो आपका शिक्षक का ही होता है। विज्ञान की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आपकी विज्ञान क्लब का नियोजन, पर्यटन का आयोजन, विज्ञान संग्रहालय, ये सभी विज्ञान की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं। एंड क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को और क्या कहा जा सकता है? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जा सकता है। निम्न में से कौन सा एनसीएफ 2005 का सुझाव नहीं है? एनसीएफ 2005 का सुझाव कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका जो है सूचना को ज्ञान माना जाए, ऐसा एनसीएफ 2005 का सुझाव नहीं है। एनसीएफ का पूरा नाम नेशनल करिकुलम जो है फ्रेमवर्क है और कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन जो है ये 1964 में किया गया था। कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार के द्वारा। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु किस समिति का गठन किया गया? वो समिति आपकी कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट था। प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या नहीं होना चाहिए? तो इसमें आपके खिलौने नहीं होने चाहिए। पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन में हंटर जॉर्ज के अंकपत्र का पूर्णांक कितना होता है? 1000 होता है। कितना? 1000 होता है। फिनले एंड हर्ड के अनुसार विज्ञान शिक्षक में आपेक्षिक गुणों का अध्ययन कितने भागों में कर सकते हैं? 2 भागों में। किसके अनुसार विज्ञान शिक्षक में आपेक्षिक गुणों का अध्ययन 2 भागों में कर सकते हैं? फिनले एंड हर्ड के अनुसार।
निम्न में कौन सा नियम प्रयोगशाला में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है? मेज़ पर अनावश्यक उपकरणों की भीड़ करें, ये तो बिल्कुल भी मतलब आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मतलब है ही नहीं कह सकते हैं, है ना। और ये अवगुण भी कह सकते हैं। और कौन सा सुझाव कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट द्वारा समिति को दिया गया है? तो कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट समिति के द्वारा दिया गया है जो सामान्य विज्ञान की प्रयोगशाला का गठन है, स्टोर रूम की स्थापना है, और स्टोर रूम की स्थापना है, प्रति छात्र 30 वर्ग फुट स्थान का निर्धारण, ये सभी सुझाव दिए गए हैं कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट के द्वारा। सामान्य भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है? आवश्यकता अनुसार मेजें होना, ब्लैक बोर्ड होना, अलमारियाँ, ये सभी जो है आवश्यक हैं। और विज्ञान को सीखना, विज्ञान को करना है, ऐसा डॉक्टर कोठारी कहते हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य के लिए सप्ताह में कितना समय विद्यार्थियों को अवश्य दिया जाना चाहिए? कम से कम 2 पीरियड दिए जाने चाहिए। कितने? 2 पीरियड। कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारूप है? तो इसमें व्याख्यान कक्ष और सर्व उद्देश्य दोनों आते हैं। अम्ल द्वारा जले हुए भाग पर किसका घोल लगाना चाहिए? सोडियम बाइकार्बोनेट का। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वह सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद यानी बोर्ड स्तर पर नहीं, वो आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहलाता है। और बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का जो मूल्यांकन है वह आपका सतत और व्यापक होना चाहिए। व्यावहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ क्या नहीं है? ये विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? किसका नहीं किया जाना चाहिए? तो इसमें जो है आपका छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं, क्या हैं? ये विश्वसनीय होते हैं, तुलनीय होते हैं और युक्ति संगत होते हैं। ये जो है अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो लगभग 90 से 100%। अम्ल से घाव होने पर किसका तेल लगाना चाहिए? नारियल का तेल लगाना चाहिए। पदार्थ विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है बालक में सामाजिकता आती है और तर्क शक्ति का विकास होता है, बालक करके सीखता है, ये सभी जो है इसमें महत्व है इसका। प्रत्येक प्रयोगशाला में कौन कौन होना चाहिए? प्रत्येक प्रयोगशाला में आपका प्रयोगशाला सहायक होना चाहिए, कर्मचारी और स्टोर कीपर होना चाहिए। क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है? तो विश्वसनीयता, वैधता, न्यायसंगतता, ये सभी अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। और शिक्षा में यह मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? विभेदकता जो है यह मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 259 इज निम्न में से क्या एक मूल्यांकन का महत्व नहीं है? विद्यार्थियों की समस्याओं को बढ़ाना जो है मूल्यांकन का महत्व नहीं है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो आपकी सर्वे परीक्षण हो जाएगा। दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है किसके लिए? बालकों को तात्कालिक शैक्षिक स्थिति को पता लगाने में दैनिक मूल्यांकन जो है वो लाभदायक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के मूल्यांकन चरण का ध्येय क्या है? ये जानना कि शैक्षिक उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं। प्राथमिक उपचार बॉक्स के ऊपर किसका चिन्ह अंकित होना चाहिए? रेड क्रॉस का। प्रयोगशाला विधि को अनिवार्य करने से छात्रों के विकास में होने वाले जो लाभ हैं वो आपका तर्क शक्ति का विकास है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है और समाजीकरण का विकास है। ठीक है, ये आपके इसमें प्रयोगशाला विधि को अनिवार्य रूप से छात्रों के विकास में होने वाले लाभ हैं। और विज्ञान से संबंधित तथ्य, शोध, खोजों एवं अनेक लेखों को किसमें प्रकाशित किया गया? जनरल में। निम्न में से भारत में प्रकाशित होने वाला जो जनरल है वो आपका विज्ञान प्रगति है। निम्न में से भारत में प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है? प्राइमरी टीचर है। कौन सी पत्रिका विदेश से प्रकाशित होती है? साइंस टीचर आपकी विदेश से प्रकाशित होती है। कौन सी हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं हैं? वो आपका विज्ञान शिक्षक, विज्ञान लोक और विज्ञान प्रगति जो है वो हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं हैं। पिटमैन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित होने वाला जनरल जो है वो आपका साइंस टीचर, साइंस इन द होम एंड साइंस इन द सिटी है। अध्यापकों के द्वारा उपयोग हेतु हर समय तैयार पुस्तकों को क्या कहा जाता है? हैंडबुक कहा जाता है। पाठ्यपुस्तक का प्रकरण किस सिद्धांत पर क्रमबद्ध होना चाहिए? सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर। पारदर्शित तेल, पारदर्शित तल का वह भाग जिस पर रेखा चित्र या तस्वीरें बनी होती हैं क्या कहलाता है? वो आपका स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका स्लाइड कहलाता है।
एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका नहीं है? कौन सी? इनटू स्पेस। कौन सी साप्ताहिक पत्रिका है? साइंस। अच्छी पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है? कागज अच्छे स्तर का नहीं होना चाहिए। सतत मूल्यांकन का कार्य क्या है? सतत मूल्यांकन का काम है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिपोषण प्रदान करना सतत मूल्यांकन का काम नहीं है। मूल्यांकन सहायक है किसमें? संचय अभिलेख तैयार करने में, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में मूल्यांकन सहायक है। स्लाइड को किसमें प्रयोग करते हैं? स्लाइड को प्रोजेक्टर में प्रयोग करते हैं। स्लाइड को प्रोजेक्टर में प्रयोग करते हैं। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग पाठ की रूपरेखा के लिए, शिक्षण तकनीकी के रूप में, पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। शिक्षक को एक अच्छी पुस्तक के मूल्यांकन के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें जो है सभी वर्ग के छात्रों के अनुरूप हों, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, मुख्य पृष्ठ आकर्षक होना चाहिए। ये जो है अच्छी पुस्तक के मूल्यांकन के लिए ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, निम्न में कौन सा स्लाइड का उपयोग नहीं है? तो इसमें जो है आपका शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये स्लाइड का उपयोग नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं द्वारा किए जाने वाले कार्यों या क्रियाकलापों के संपादन हेतु जिस पुस्तक को प्रयोग किया जाता है उसे कार्य पुस्तक कहते हैं। उसे कार्य पुस्तक कहते हैं। वह कौन सी पुस्तक है जिसमें प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय का उल्लेख होता है? वह आपकी कार्य पुस्तक है। वह कौन सी पुस्तक है जो शिक्षक के लिए मार्गदर्शन का काम करती है? हस्त पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है जो छात्र के लिए अभ्यास एवं दिशा निर्देश देती है? वो आपकी कार्य पुस्तक है। इनटू स्पेस पत्रिका आपकी द्विमासिक है। इनटू स्पेस पत्रिका आपकी द्विमासिक है। निम्न में से यूनेस्को द्वारा प्रकाशित होने वाला जर्नल आपका न्यू ट्रेंड्स इन बायोलॉजी टीचिंग है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? त्रिभुजाकार। मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि आपकी केस अध्ययन है। इंडियन प्रेस लिमिटेड इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका आपकी विज्ञान प्रगति है। निम्न में अच्छे विज्ञान शिक्षक के गुण ये हैं कि जो शिक्षक हो हंसमुख हो, अच्छे चरित्र वाला हो और नई नई पद्धतियों को प्रयोग करने उसको आना चाहिए। श्यामपट्ट पर उपकरणों का चित्रांकन कैसे होता है, ये सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं और आपकी लास्ट यूनिट है, आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीवेंसन ने। एक्सरे की खोज किसने की? रॉन्टजन ने। किसने? रॉन्टजन ने। पाठ्यक्रम जो है वो आपका लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है वो आपका सुनियोजित, सुव्यवस्थित और अनुभव वाला होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचि किस में अधिक होती है? तो शारीरिक क्रियाओं में, मानसिक क्रियाओं में और कलाकृतियों में बच्चे की रुचि अधिक होती है। विज्ञान पाठ्यक्रम संगठन का उपागम यानी दृष्टिकोण है किसका? चक्रीय उपागम, प्रकरण उपागम और प्रक्रियात्मक उपागम का। छात्रों को परिपाक का अवसर दिया जाता है पाठ्यपुस्तकों से और गृहकार्य से। सिरोत्तर प्रक्षेपक यानी OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग होता है पारदर्शियों में। चित्र विस्तारक का उपयोग करते हैं किसमें? अचल चित्रों में और पारदर्शियों में चित्र विस्तारक का उपयोग करते हैं। अचल चित्रों का प्रदर्शन करते हैं चित्र विस्तारक और सिरोत्तर प्रक्षेपक में। बहुपक्षीय प्रदर्शन का प्रक्षेपण करते हैं किसमें? चलचित्र प्रक्षेपक में। कक्षा शिक्षण में उपयोग करते हैं सिरोत्तर प्रक्षेपक, चित्र विस्तारक और चलचित्रों का। माध्यमों का मुख्य रूप जो है वो आपका मुद्रित माध्यम और अमुद्रित माध्यम दोनों ही है। प्रभावशाली माध्यम क्या हो जाएगा? इसमें आपका दूरदर्शन, रेडियो और अमुद्रित माध्यम दो, ये सभी आपके प्रभावशाली माध्यम है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दूरदर्शन क्रियाशील लगता है दृश्य इंद्रियों को, श्रव्य इंद्रियों को, दोनों को ही जो है क्रियाशील लगता है। मूल्यांकन का क्षेत्र आपका विस्तृत होता है। अधिक शुद्ध मापन का जो पैमाना है वो आपका अनुपातिक होता है। मापन के कितने तत्व या अंग होते हैं? तो मापन के आपके जो है 4 अंग होते हैं। मापन चर के प्रकार कितने होते हैं? मापन चर के जो प्रकार हैं वो मापन आपका गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक भी हो सकता है। संचयी आलेख पत्र निम्न प्रकार के हैं। एक पत्र लेखा, पैकेट या परत, संकलित पत्र, ये सभी संचयी आलेख पत्र के ही प्रकार हैं। किसी विद्यार्थी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट ही अचानक निरीक्षण अभिलेख है। यह परिभाषा रैथर लुईस की है। किसकी? रैथर लुईस की है। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन एनन का है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? सांस्कृतिक आधार पाठ्यक्रम का आधार नहीं है।
पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह परिभाषा मुनरो की है। पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत उपयोगिता का सिद्धांत हो जाएगा। बुनियादी सिद्धांत उपयोगिता का सिद्धांत हो जाएगा। योजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। पाठ्यपुस्तकें निम्नलिखित में से किसके लिए एक मूल्यवान संपत्ति हैं? तो छात्र और शिक्षक दोनों के लिए पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करते हैं। पाठ्यपुस्तकों का उपयोग छात्र और शिक्षक दोनों के लिए करते हैं। शिक्षक के व्यक्तित्व में सर्वोच्च गुण कौन सा है? इसमें आपका दृढ़ संकल्प जो है वो सर्वोच्च गुण है। शिक्षक का सर्वप्रमुख काम जो है वो शिक्षण है। शिक्षक का सर्वप्रमुख कार्य शिक्षण है। पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए, ऐसा फ्रोबेल कहते हैं। पाठ्यक्रम का मूल तत्व आपका पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ और उद्देश्य हैं। पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति जो है वो निरंतरता, चक्रीय और भविष्य उन्मुख होती है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक आपके परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समिति और सामाजिक परिवर्तन हैं। आगे बात करते हैं माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम प्रारूप का सुझाव तो किसने दिया? इसमें मुदालिया शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग ने दिया। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। इसमें 3 भाषाएं, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान और गणित को सम्मिलित किया गया है। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की अधिगम की असफलता का अध्ययन करना। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है उसे संकलित मूल्यांकन कहते हैं। माध्यमिक स्तर पर मूल पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य 3 विषयों के लिए वैकल्पिक वर्ग जो है वो आपके 7 वर्ग हैं। प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का जो दोष है वो आपका विषयों की अधिकता, परीक्षा केंद्रित होना, व्यावहारिकता का अभाव, ये सभी जो है इसके दोष हैं। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ होता है पाठ्यवस्तु का प्रारूप, अध्ययन विषय का क्षेत्र और प्रकरणों का स्वरूप, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम का मूल तत्व जो है वो आपका पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ और उद्देश्य होते हैं। पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति आपकी निरंतरता, चक्रीय और भविष्य उन्मुख होती है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समितियाँ, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले आपके कारक हैं। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है 3 भाषाएं, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन को। प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष क्या है? विषयों की अधिकता है, परीक्षा केंद्रित है और व्यवहारिकता का अभाव है। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ होता है पाठ्यवस्तु का प्रारूप, अध्ययन विषय का क्षेत्र और प्रकरणों का स्वरूप जो है आपका पाठ्यक्रम को इंडिकेट करता है। और शिक्षण सामग्री को विविध रूप में एक पाठ्यवस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाना जो है बहुमाध्यम उपागम कहलाता है। बहुमाध्यम उपागम, बहुमाध्यम केंद्र को कहा जाता है। अनुदेशनात्मक सामग्री केंद्र, अधिगम स्रोत केंद्र, पाठ्यगामी केंद्र, ये सभी बहुमाध्यम केंद्र के ही नाम हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो इसमें आपका जो है शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, तो इसमें आपका जो है निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति एवं प्रेम की आशा करते हैं। जब आपके छात्र उन्नत करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए स्कूल के ऊपर। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? नर्सरी स्कूलों की शुरुआत आपके फ्रोबेल ने की थी। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य जो है वो होता है ताकि बालक का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हर तरीके का विकास हो सके। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है उद्देश्य विहीन शिक्षा। क्या है? उद्देश्य विहीन शिक्षा। मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। यह कथन राइट स्टोन का है। मूल्यांकन का महत्व है वांछित शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में जानकारी के लिए, बालकों को उपलब्धि की जानकारी के लिए, शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन व सुधार के लिए जो है मूल्यांकन का महत्व होता है। इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य अंग होता है उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। गुणात्मक परीक्षा है, गुणात्मक संचयी अभिलेख, जांच सूची और रेटिंग स्केल, ये सभी गुणात्मक परीक्षाएं हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता किसमें है? इसकी विशेषता आपकी वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता में है। मानव मूल्यों के विकास के आधार क्या हैं? विश्वास, आदर्श, आचरण और आस्था, ये सभी मानव मूल्यों के विकास के आधार हैं। मूल्यांकन पाठ योजना किसने दी है? ब्लूम ने। मूल्यांकन पाठ योजना के पद होते हैं, इसके पद आपके 3 होते हैं। कितने? 3। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी CCE पर प्रभावी जोर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 3। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा तय किया जा सकता है? तो इसमें आपका पूर्ति परीक्षा,
सत्यासत्य परीक्षा और बहुविकल्पीय परीक्षा के माध्यम से इसको जो है मौन वाचन का मूल्यांकन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? तो इसमें ब्लूप्रिंट को तैयार करना आवश्यक है। क्वेश्चन कहता है शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करते हैं? तो पहली बात यह है कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना होता है। और सूक्ष्म शिक्षण के आविष्कार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर तो आपके डी एलन है। एंड सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, ये परिभाषा डी एलन की है। सूक्ष्म शिक्षण आपका वास्तविक शिक्षण है। शिक्षण सूत्र कौन से हैं? तो इसमें आपका ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, पूर्ण से अंश, ये सभी आपके शिक्षण सूत्र के ही अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अभिप्राय व्यवहार परिवर्तन करना है प्रशिक्षु अध्यापकों का। किसका? प्रशिक्षु अध्यापकों का। और प्राचीन भारतीय शिक्षाविद जिसने सूक्ष्म शिक्षण पर महत्वपूर्ण काम किया वो BK पासी हैं। सूक्ष्म शिक्षण में एक कक्षा में जो विद्यार्थी 5 से 10 होते हैं। शिक्षण का चरण आपका पूर्व चरण, अंतः क्रिया चरण और उत्तर क्रिया चरण, ये सभी शिक्षण के चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण में निम्न में से कौन सी क्रिया सम्मिलित है? तो इसमें आपका शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण तथा पाठ्यवस्तु के संबंध में निर्णय, शिक्षण की युक्तियों के संबंध में निर्णय लेना, शिक्षण युक्तियों का वितरण करना, ये सभी जो है शिक्षण के पूर्व के चरण में से सम्मिलित क्रियाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडियन संलेखन उपकरण का एक प्रकार नहीं है? तो आपका ध्वनि आधारित शाखीय अभिक्रम में गृहपष्ठ का कार्य होता है। इसमें आपका निदान और शिक्षण होता है। अवरोही अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक आपके थॉमस एफ गिलबर्ट माने जाते हैं। सही अनुक्रिया में सहायता देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका मैथमेटिक्स में और रेखीय अभिक्रम में किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत आपका अनिवार्य सिद्धांत है। अंतिम अनुक्रिया सबसे पहले करनी होती है मैथमेटिक्स में। कौशलों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी है अवरोही अभिक्रम। क्या जो है? अवरोही अभिक्रम। तो प्यारे दोस्तों, हमारी क्लास यहाँ पे एंड होती है। एंड आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा पेड नोट्स के लिए आप में यहाँ संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कंटेंट मार्केट में अवेलेबल वो भी हम आपको एक्स्ट्रा में प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता न रह जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।